everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW Law वाला जहाँ पे चल रहा है लॉ क्लैट 30 डेज सुपर फास्ट मैराथन स्टूडेंट्स और जहाँ पे हम लोग ये मेक श्योर कर रहे हैं कि क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट अप किया जा सकता है, कैसे रिवीजन किया जा सकता है। तो जहां पर हम रिवीजन के तौर पे सारे टॉपिक्स को ब्रश अप करवा रहे हैं और साथ ही साथ उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के क्वेश्चंस और पैसेजेस को भी पढ़ रहे हैं ताकि एग्जाम्स में आपको ज्यादा प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। स्टूडेंट्स, दिस इज द हाई टाइम कि अब आपको मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए। अब लास्ट डेज में जितना हो सकता है रिवीजन प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, बिकॉज यही चीज आपको एग्जाम में वो 2 घंटे बैठने की हिम्मत देने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन और देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले के 4 लेक्चर्स में हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का सुपर फास्ट इंट्रोडक्टरी एक रिवीजन करेंगे फॉलोड बाय 5 पैसेजेस इन दिस लेक्चर। तो देखो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपके सामने पैसेज आएगा तो क्या वो पर्टिकुलर जो एलिमेंट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का है या लॉ ऑफ क्राइम का है। क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी है एंड लॉ ऑफ क्राइम में भी है। तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, अगर पैसेज आए तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि क्या लॉ ऑफ टॉर्ट्स का आया है या लॉ ऑफ क्राइम का आया है। बिकॉज स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन जनरल एक्सेप्शन जो सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ क्राइम पे अप्लाई होते हैं, ना कि टॉर्ट पे अप्लाई होते हैं। तो पैसेज में स्टूडेंट्स कुछ ऐसे वर्ड्स आपको ऑटोमेटिकली दिखने वाले हैं जो आपको बता देगा कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स का है। जैसे वर्ड, सबसे पहले आपको डैमेजेस देखने को मिल सकता है, सिविल रॉन्ग देखने को मिल सकता है वर्ड। और ऐसे जब हम पैसेजेस पढ़ेंगे तो हमारे सामने वर्ड्स आएंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि पैसेज टॉर्ट का है या क्राइम का है। तो चल, let's understand that what is the meaning of tort. Tort का basic meaning क्या होता है students? It means to twist. Twist means what? Twist means आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हो which is not authorized, which is not allowed. Twist means, अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर आप मेरा हाथ मोड़ोगे तो क्या होगा? मुझे पेन होगा। पेन मीन्स व्हाट? यू आर डूइंग सम रॉन्ग टू अ पर्सन। किसी पर्सन को आपने कुछ नुकसान पहुंचाया और ये रॉन्ग कैसा है? सिविल रॉन्ग। जैसे ही वर्ड सिविल आया इट मींस हम आईपीसी में नहीं जा सकते। व्हाई? बिकॉज आईपीसी इज अ क्रिमिनल लॉ एंड टॉर्ट को क्या माना? टॉर्ट को सिविल रॉन्ग माना गया है। मतलब हमें सिविल लॉस की ही मदद लेनी पड़ेगी किसी भी टॉर्ट के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वर्ड ऑफेंस यूज नहीं कर सकते, हम वर्ड यहाँ पे क्राइम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग और सिविल रॉन्ग में वर्ड हम टॉर्ट यूज करेंगे। चाहे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, न्यूसेंस है, बैटरी है, असॉल्ट है, नेग्लिजेंस है, नर्वस शॉक है, इन सब में आपको वर्ड सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स टॉट यूज करना है। क्राइम या ऑफेंस वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो अगर कोई सिविल रॉन्ग हुआ, कैन वी गो इन आईपीसी? नो, वी कैन नॉट गो इन आईपीसी। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे पनिशमेंट क्राइम के लिए मिलती है। टॉट इज अ सिविल रॉन्ग और कहां से डिराइव हुआ है स्टूडेंट्स? लैटिन टर्म टॉटम से डिराइव हुआ है। सो टॉटम वाज द एक्चुअल लैटिन टर्म जिसको धीरे 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 वर्ड टॉट बना दिया गया है। पार्टीज कौन कौन होता है स्टूडेंट्स टॉट में? टॉट फीजर होता है, दैट इज द पर्सन हु कमिट्स द टॉट। जो पर्सन टॉट कमिट करता है वो हो जाता है टॉट फीजर। एंड टॉटियस एक्ट कौन क्या होता है? टॉटियस एक्ट मतलब वो रॉन्ग डूइंग, वो गलत, वो एक्चुअल। अगर मैं क्राइम में बोलूं तो वो एक्चुअल क्राइम, या मैं लॉ ऑफ क्राइम्स या आईपीसी में बोलूं तो एक्चुअल वो गलत, वो ऑफेंस, जिसको हम टॉट में क्या बोलते हैं? टॉटियस एक्ट बोलते हैं, जिसके लिए हम पर्सन को स्यू कर सकते हैं। ओके बेटा, टॉट के लिए कभी भी एफआईआर और कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते हम। ओके, प्लेंटिफ कौन होता है? प्लेंटिफ मतलब पुस्यूज, जो आपका दावा लेके आता है, केस लेके आता है, जिसके अगेंस्ट कोई रॉन्ग हुआ है। पर्सन हु हैज बीन रॉन्ग इज सेड टू बी प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट इज जिसको आप स्यू कर रहे हो, जिसके अगेंस्ट आप एलिगेशन लगा रहे हो, जिसको आप कोर्ट में एक्चुअली जिसके अगेंस्ट दावा कर रहे हो, दैट इज द पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ रॉन्ग डूइंग। तो जिसके अगेंस्ट हमने एलिगेशन लगाया है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने हमारे अगेंस्ट रॉन्ग किया है, वो कौन हो जाता है स्टूडेंट्स? वो हो जाता है यहाँ पे हमारा डिफेंडेंट। क्लियर है? चलो स्टूडेंट्स, मूविंग टू नेक्स्ट। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या टॉर्ट लॉ कोडिफाइड है? नहीं बेटा, इट इज नॉट कोडिफाइड, इट इज अनकोडिफाइड लॉ। कैसा है? अनकोडिफाइड। अनकोडिफाइड मीन्स व्हाट? इट डज नॉट हैव अ बैरेक्ट, इट डज नॉट हैव एनी कोड, इट इज नॉट लेजिस्लेटेड बाय योर लेजिस्लेचर। आपको कोई बिल नहीं दिखेगा जिसको पारित किया गया है। ये आपके, मैं कहूँ तो प्रेसिडेंट से, ट्रेडिशन से धीरे धीरे डेवलप होता गया है। एंड अगर करंटली इंडिया में बात करोगे स्टूडेंट्स, तो टॉर्ट का कॉग्निजेंस बहुत कम लिया जाता है। जनरली उसको क्राइम की कैटेगरी में डाला जाता है, बिकॉज जनरली अगर क्राइम हो रहा है तो नोबडी वांट्स टू गो फॉर क्लेमिंग द डैमेजेस, एवरीबडी वांट्स टू गो टू कोर्ट सीकिंग द पनिशमेंट फॉर द अक्यूज्ड।
क्लियर है? सो ये होता है अनकोडिफाइड का मतलब। अब माना कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज नॉट कोडिफाइड, बट मैम कहीं इसकी डेफिनेशन दे रखी है क्या? अगर लॉ ऑफ क्राइम में देखोगे कहीं पर भी टॉर्ट डिफाइंड नहीं है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज एम डिफाइन करता है कि व्हाट इज टॉर्ट। इन्होंने बोला टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग व्हिच इज नॉट जस्ट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट में स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं आता है, ये एक सिविल रॉन्ग है बेटा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच तो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां एक कॉन्ट्रैक्ट है। ब्रीच कब होता है कॉन्ट्रैक्ट का? जब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट में जब एक सिविल रॉन्ग होता है आपके अगेंस्ट, कोई जरूरी है कि वहां पे आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? नहीं, वहां पे आपके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो कोई जरूरी नहीं है। वो सिविल रॉन्ग बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी अराइज हो सकता है। क्लियर है? अब सैलमेंट ने कुछ इसकी डेफिनेशन दी है। सैलमेंट हो गया, विनफील्ड हो गया, फ्रेजर हो गया, ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो आपको ये बताएगी कि इन सारी डेफिनेशंस का जो एलिमेंट है वो हमारी मेन डेफिनेशन में देखने को मिलता है। ओके, एग्जाम्पल्स हम टॉर्ट्स के ले सकते हैं, जैसे वॉयलेशन ऑफ द ड्यूटी। अगर मैंने आप पे कोई ड्यूटी इम्पोज कर रखी है कि ये ड्यूटी आपको परफॉर्म करनी है, बट बेटा अगर आपने वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, तो हम बोल सकते हैं कि टॉर्ट हुआ है। जैसे कि स्टूडेंट्स नेग्लिजेंस आ सकता है इसमें। आपकी ड्यूटी है टू रिस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर्स, टू रिस्पेक्ट अदर्स, नॉट टू डिफेम एनीबॉडी, लेकिन किया तो वो टॉर्ट में भी आएगा और लॉ ऑफ क्राइम्स में भी जा सकता है ना। इट इज अप टू द पार्टीज, अगर उनको डैमेजेस क्लेम करने तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जाएंगे, लेकिन अगर उनको क्लेम करना है पनिशमेंट अक्यूज के अगेंस्ट तो वो लोग लॉ ऑफ क्राइम्स में जाएंगे, आईपीसी में जाएंगे। Violation of duty to not to injure the reputation of someone else result in the tort of the defamation. Second is violation of a duty to not to interfere with the possession of the land of another person. हमारी ड्यूटी है बेटा, हम किसी के लैंड पे नहीं जा सकते जब तक हमें लॉफुली बुलाया ना जाए, लेकिन अगर आप गए तो क्या हो जाएगा बेटा? ट्रेस पास हो जाएगा, ट्रेस पास विच इज नॉट अलाउड। एंड थर्ड इज violation of general duty to take care would give rise to the राइज टू टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। हमारी जनरल ड्यूटी है कि हमें ध्यान रखना है, लेकिन हम ध्यान नहीं रखते हैं, ड्यू केयर कॉशन प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, विजिलेंट नहीं रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? नेग्लिजेंस हो जाएगा, और नेग्लिजेंटली कोई एक्ट किया तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट में भी आने वाला है। चलिए, एसेंशियल्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये वैसे ही एसेंशियल्स है स्टूडेंट्स जैसे कि हम लॉ ऑफ क्राइम में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ क्राइम में कौन कौन से एसेंशियल है? नंबर 1, इट इज ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। सेकंड क्या है स्टूडेंट्स? एक्टस रियस होना चाहिए। थर्ड क्या है स्टूडेंट्स? मेंस रिया होना चाहिए। एंड फोर्थ क्या है स्टूडेंट्स? इंजरी होनी चाहिए। ये लॉ ऑफ क्राइम के 4 एसेंशियल एलिमेंट्स है। वहीं पर टॉर्ट में वी हैव ओनली 3 एसेंशियल्स। फर्स्ट इज रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। ये एक्ट भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ये ओमिशन भी हो सकता है। ओमिशन मींस अगर आपकी कोई ड्यूटी थी, आपको कोई एक्ट करना था बट आपने नहीं किया, इट अमाउंट्स टू एन ओमिशन। सो ये ओमिशन और एक्ट रॉन्गफुल हो सकता है। रॉन्गफुल मींस व्हाट? लॉ ने आप पर ड्यूटी इंपोज की, इट वाज योर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इट बट यू डिड नॉट परफॉर्म, ओमिशन। एंड लॉ ने मना किया, फॉरबिडन कर रखा है, आपको कोई एक्ट नहीं करना था, स्टिल यू डिड, इट अमाउंट्स टू एन रॉन्गफुल एक्ट। सेकेंड इज एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट। लीगल राइट होना चाहिए। जो पर्सन आपके अगेंस्ट टॉर्ट क्लेम कर रहा है कि दिस पर्सन हैज कमिटेड टॉर्ट अगेंस्ट मी, तो उस पर्सन का लीगल राइट हैम्पर होना चाहिए। बेटा सिंपल सी एक बात बताओ, अगर मेरा किसी चीज का फंडामेंटल राइट ही नहीं है और आप कुछ मेरे अगेंस्ट करते हो, तो मेरा जब राइट वायलेट ही नहीं हुआ, कैन आई गो टू द कोर्ट सीकिंग द रेमेडी? नो, आई कैन नॉट। व्हाई? मैम आपका राइट ही नहीं था। मेरे बगल में कोई लैंड पड़ा है जहां पर आप कुछ भी आके कर रहे हो, वो मेरा लैंड नहीं है, मेरा राइट हैम्पर नहीं हुआ है। जिसका हैम्पर हुआ है राइट, वो जाएगा कोर्ट, दैट इज द ओनर ऑफ द लैंड विल गो टू द कोर्ट सीकिंग द रेमेडी। आई कैन नॉट गो, व्हाई? बिकॉज आई डू नॉट हैव अ लीगल राइट। तो लीगल राइट का एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है। जहां लीगल राइट एग्जिस्ट होगा, जहां लीगल राइट एग्जिस्ट होगा और इस लीगल राइट का वायलेशन होगा, हम कहेंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स, दैट इज टॉर्ट कमिट हुआ है। थर्ड इज, ये आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज होने के वजह से स्टूडेंट्स लीगल डैमेज होना चाहिए आपको। इट शुड रिजल्ट इन व्हाट? इट शुड रिजल्ट इन लीगल डैमेज। ये बहुत जरूरी है। क्लियर है? एसेंशियल्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या है? यहाँ पे लीगल डैमेज होना जरूरी है। ऐसा डैमेज विच इज लीगल, विच यू कैन आस्क इन द कोर्ट। अगर आप कोर्ट जाते हैं और ये डैमेज डिमांड करते हैं, तो कोर्ट उसको एंटरटेन करता है दैट यस आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है, इसके अगेंस्ट आपको डैमेजेस मिल सकता है, तो दैट अमाउंट्स टू टॉर्ट्स।
डैमेजेस पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। कौन कौन से टाइप्स ऑफ डैमेजेस होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स? सेम डैमेजेस कहीं ना कहीं हमने कहाँ पढ़ा है स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में भी पढ़ा है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी लगभग सेम टाइप के आपको डैमेजेस दिखते हैं। डैमेजेस का मतलब क्या होता है? कॉम्पनसेशन। जहां स्टूडेंट्स ई एस लग जाता है इट बिकम्स कॉम्पनसेशन, और जहां सिर्फ वर्ड डैमेज है इट बिकम्स हार्म और लॉस सफर्ड, एक्चुअल हार्म या लॉस जो कि पार्टी ने सफर किया है। पहला है कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस। कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस मतलब एडिशनल लॉस। हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बोल चुके हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम वाज द एसेंस एंड जो टाइम एसेंस था उसका मैंने आपको फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताया कि अगर टाइमली अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया तो मुझे एक्स वाई जेड एडिशनल नुकसान होगा, अगर ये चीज मैंने आपको कम्युनिकेट नहीं की है तो मैं वो एडिशनल लॉस दैट इज कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस नहीं मांग सकती। लेकिन अगर कम्युनिकेट कर दी तो बता दूंगी। कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस क्या हुआ? मान लो मुझे किसी स्टूडेंट ने आके कोई ऐसी न्यूज दी जिसकी वजह से मुझे नर्वस शॉक लग गया। अब वो नर्वस शॉक होने की वजह से मान लो मैं किसी वेडिंग में नहीं जा पाई, या कोई इवेंट था वो फेल हो गया, मान लो मैं क्लास नहीं ले पाई, तो उस नर्वस शॉक की वजह से जो मेरा एडिशनल लॉस हुआ है वो आता है कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस में। नेक्स्ट इज नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल मींस व्हाट? नो लॉस और वेरी लॉस डैमेज फॉर द नेम सेक। इतना कम डैमेज हुआ है कि कोर्ट सिर्फ नाम मात्र आपको डैमेजेस प्रोवाइड करता है कि चलो ठीक है कुछ नहीं से एटलीस्ट थोड़ा सा डैमेजेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डैमेज तो ना के बराबर हुआ है। वेरी माइन्यूट, इतना नॉमिनल दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। ओके, बहुत हैवी। बेटा जहां पे बहुत हैवी डैमेज इंपोज किया जाता है वो एक पनिशमेंट के बराबर होता है। थर्ड इज कॉम्पनसेटरी डैमेजेस। कॉम्पनसेटरी डैमेजेस, आप कॉम्पनसेट कर रहे हो प्लेंटिफ को इस तरीके से जैसे कि वो ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर हो जाए। हमने अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट स्टूडेंट स्टॉर्ट किया तो उसका लीगल राइट वायलेट हुआ है, वो फ्रस्ट्रेट है, वो परेशान है, हम उसको कॉम्पनसेटरी डैमेजेस दे रहे हैं सो दैट we can restore him back to that position in which he would have been had the tort not been committed against him. Clear है? थर्ड इज प्यूनिटिव डैमेजेस। प्यूनिटिव मतलब PUN वर्ड प्यूनिटिव, यहाँ पे मतलब होता है पनिशमेंट। हम डैमेजेस इस तरीके से दे रहे हैं जैसे कि पर्सन को वो पनिशमेंट लग रही है। बेटा पनिशमेंट एंड डैमेजेस में फर्क है। पनिशमेंट इज डिफाइंड अंडर योर IPC, जहां पे आपको 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट बता रखा है, ठीक है? डेथ है, इम्प्रिजनमेंट है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, एंड फाइनली फाइन आता है। क्लियर है? Punitive damages means for the purpose of punishing a defendant in a civil action। ये थोड़ा सा हेवी टाइप ऑफ डैमेजेस होता है जहां पे उसको पनिशमेंट के जैसा वो पर्टिकुलर डैमेज लगता है। नेक्स्ट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड मींस असर्टेन। हम पहले से ही उसको असर्टेन करने से पहले से ही फिक्स कर लेते हैं कि अगर किसी भी पार्टी को कोई भी नुकसान पहुंचाया गया या किसी भी पार्टी का राइट वायलेट हुआ है, दैट इज लीगल राइट, देन दिस इज द अमाउंट दैट इज टू बी पेड इन फॉर्म ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस और इन फॉर्म ऑफ डैमेजेस। तो हमने क्या किया? हमने लिक्विडेट कर लिया, असर्टेन करके पहले से वो अमाउंट फिक्स करके बता दिया। अमाउंट ऑफ डैमेजेस कैन बी असर्टेन। Next is unliquidated damages, that is no amount has been fixed previously. Amount of damages is difficult to ascertain, और difficult भी है ascertain करने के लिए। स्टूडेंट्स कोर्ट बैठ के ये गहन चिंतन करने के बाद भी इस नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा that exactly कितना नुकसान हुआ है। When it becomes very difficult for the court to actually ascertain the quantum of the damages, तो हम कहेंगे that it is unliquidated damages and also the parties haven't fixed it previously. ओके चल, अब चलेंगे हम जनरल डिफेंसेस की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे? जनरल डिफेंसेस। दैट इज दीज आर द डिफेंसेस व्हिच अ प्लेंटिफ कैन टेक, व्हिच अ प्लेंटिफ कैन टेक। तो फर्स्ट इज वॉलंटियर नॉन फिट इंजरिया। सेकेंड इज प्लेंटिफ खुद ही रॉन्ग डूअर है, सॉरी बेटा डिफेंडेंट लेगा, डिफेंडेंट लेगा जनरल डिफेंसेस, क्योंकि प्लेंटिफ तो स्यू कर रहा है तो डिफेंस कौन लेगा? डिफेंडेंट लेगा। वॉलंटियर नॉन फिट इंजरिया, सेकेंड इज प्लेंटिफ खुद ही गलत कर रहा है, थर्ड इज इनएविटेबल एक्सीडेंट, fourth is act of god, fifth is private defense, sixth is mistake, seventh is necessity, and then statutory authority। स्टूडेंट्स ये कि ये लॉ ऑफ क्राइम में भी आपको डिफेंसेस देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है? चलो अचीवर्स बैच, हमने ये डिफेंसेस किसमें किए थे? हमने ये डिफेंसेस ऑलरेडी लॉ ऑफ क्राइम में किए। फर्स्ट जनरल डिफेंसेस वॉलंटियर नॉन फिट इंजुरिया। वॉलंटी का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी, खुद से आके यहाँ पे झगड़ा किया, खुद ही खुद को चोट पहुंचा दी है। अब आप क्या नहीं कर सकते बेटा? अब आप विक्टिम नहीं बन सकते।
मैम आपको मना किया था कि यहाँ पे दिया लग रहा है, यहाँ पे आग जल रही है, आपको हाथ यहाँ नहीं लगाना है, आप जबरदस्ती घुस पड़े हो वहां पे, तो खुद ने आपको खुद को नुकसान पहुंचा दिया है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि एक डिफेंडेंट ने आपको नुकसान पहुंचाया है। जहाँ पे बेटा प्लेंटिफ खुद विलिंगली वहां विक्टिम बन जाता है, दैट इज वॉलंटियर नॉन फिट इंजुरिया, एंड यू कैन नॉट क्लेम द डिफेंस। A victim cannot claim when he himself has committed a wrong, या खुद उसने कंसेंट दे दी। A player in a game of hockey has no right of action if he is hit while the game is being played lawfully. Game lawfully play कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखो, जब गेम चल रहा है, जनरली अगर आप देखोगे तो जितने भी गेम्स चलते हैं या नेशनल इंटरनेशनल मैचेस चलते हैं, तो आप देखो वहां पे ना ये लोग कंसेंट लेटर फिल करते हैं कि अगर मैच के दौरान उनको कुछ भी हो गया तो उसके लिए कंसेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैच के दौरान कुछ भी हो गया फिर बाद में हम स्यू कर देंगे, ठीक है। But if there is a deliberate injury caused by another player, the defense of voluntary non-fit injuria cannot be pleaded. अब अगर मान लो स्टूडेंट्स इसको लग जाती है, तो voluntary non-fit injury, that is he himself has consented to cause or to go through any harm, जो कि गेम में obvious है, लग सकती है ना, इतने लोग खेल रहे हैं, अंधाधुंध खेल रहे हैं, तो किसी को भी लग सकती है। लेकिन अगर कोई जानबूझ के इसको मार दे, खेल खेल में नहीं, जानबूझ के प्लानिंग प्लॉटिंग करके इसको मार दे पीट दे, तो फिर ये डिफेंडेंट इसके अगेंस्ट वॉलंटियर नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस नहीं ले सकता है, फिर हम डिफेंडेंट को अच्छे से स्यू कर सकते हैं। सेकेंड इज प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर। प्लेंटिफ खुद ही रॉन्ग डूअर है। बेटा मैंने गेट के बाहर ऐसा बोर्ड लगा रखा है, बी अवेयर ऑफ द डॉग्स एंड डू नॉट एंटर विदाउट माई परमिशन। आप फिर भी घुसे चले आए बिना बेल बजाए, और अगर डॉग ने बाइट कर लिया तो आप मुझे स्यू नहीं कर सकते कि मैम लॉ ऑफ टॉट्स, आपका जो डॉग है उसने हमें बाइट कर लिया है, आई हैव बीन बिटन बाय योर डॉग। नो, व्हाई? बिकॉज बाहर बोर्ड लगा है, यू शुड हैव टेकन द केयर, यू शुड हैव बीन कॉशियस बिफोर एंटरिंग इनटू द हाउस। ट्रेसपास किए हो आप खुद से ही आए हो, आपने खुद ट्रेसपास किया है, और हमारा डॉग तो ट्रेसपास करने वाले को काट जाता है। ओके, देखो इसका लीगल मैक्सिम क्या है? ex turpe causa non orito actus, that is from an immoral cause no action arises। ये पर्सन जबरदस्ती आपके घर में घुस के ट्रेसपास कर रहा था, फिर इसको डॉग बाइट कर लेता है, तो यहाँ पर जब ये स्यू करेगा तो आप ये डिफेंस ले सकते हैं कि ये पर्सन अनलॉफुली हमारे घर में एंटर हुआ था, तो डॉग तो काटेगा ही। ओके, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। If a person who tries to illegally enter the other person's land and is bitten by a dog wherein notice is given, there is no remedy to the person who is bitten because he was a wrongdoer। खुद ही wrongdoer था, खुद ही आके unlawful act किया, और कौन सा किया था? Trespass। ओके, अब देखो नेक्स्ट कौन सा है? Inevitable accident। Inevitable का मीन्स क्या है? Inevitable means which was not seen before, which could not be predicted, जो कि आपके हाथ में नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ जाती है कि उसमें ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट हो जाता है। एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी इफ द सेम कुड नॉट हैव बीन फोरसीन एंड अवॉइडेड इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट ने बेटा पूरा ध्यान रखा, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हो गए जिसको वो मैनुअली अवॉइड नहीं कर सकता था, रिमूव नहीं कर सकता था, वो खुद ये डिफेंस ले सकता है, दैट इट इज एन इनएविटेबल एक्सीडेंट। देखो, अगर बेटा आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है, आपकी गाड़ी सीधी सीधे रोड पे चल रही है, यहाँ पे एक डॉग आ जाता है, यहाँ पे मान लो एक डॉग आ जाता है, तो गाड़ी वाला क्या करेगा बेटा? अपना लेफ्ट लेगा, यहाँ पे तो क्योंकि डिवाइडर आ गया ना, अगर वो लेफ्ट में गाड़ी लेता है डॉग को बचाने के लिए, और मान लो यहाँ से सामने से कोई गाड़ी आ रही है, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, उसको लग जाती है, तो दैट इज व्हाट? दैट इज एक्सीडेंट, दैट इज इनएविटेबल। ही कुड नॉट हैव अवॉइडेड बिकॉज उसको डॉग को भी तो बचाना था, तो पीछे से आने वाली गाड़ी जाहिर सी बात है कि उसमें लगेगी, ठीक है। X and Y's dogs were fighting। दोनों के ये डॉग क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स? लड़ रहे थे। While the X was trying to separate them, he accidentally hit the X in his eyes। मान लो ये डॉग्स को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही है, और मान लो किसी को लग गई यहाँ पे, किसी को लग गई यहाँ पे, then in that case स्टूडेंट्स ये डिफेंस नहीं ले सकती। दैट टू से ये डिफेंस ले सकती है when she sues her। क्या डिफेंस ले सकती है? दैट यहाँ पे एक्सीडेंटली इस बंदी को यहाँ पे चोट लग गई। ओके, द इंजरी टू द प्लेंटिफ वाज हेल्ड टू बी रिजल्ट ऑफ प्योर एक्सीडेंट ऑफ विच नो एक्शन फॉर विच नो एक्शन कुड लाई। नेक्स्ट इज जनरल डिफेंसेस। जनरल डिफेंसेस में नेक्स्ट जनरल डिफेंसेस में क्या है स्टूडेंट्स? एक्ट ऑफ गॉड। मान लो
किसी दिन बाढ़ इतनी तेज आई कि बीच में से पुल टूट गया, तो कैन अ पर्सन स्यू मी कि मैम आपकी गलती की वजह से पुल टूट गया? नहीं। मैम आप गाड़ी लेके जाए थे इसलिए पुल टूट गया? नहीं, बारिश इतनी तेज थी कि पुल टूट गया। लॉस अराइज आउट ऑफ द वर्किंग ऑफ द नेचुरल फोर्सेस एंड कैलामिटीज। वो क्यों हुआ है स्टूडेंट्स? पर्टिकुलर एक्ट, क्योंकि वहां पे नेचुरल फोर्सेस, ऐसी प्राकृतिक आपदा आ चुकी है, आपके हाथ में कोई चीज नहीं थी। तो जब मेरे हाथ में कोई चीज ही नहीं थी तो मुझे एक प्लेंटिफ कैसे स्यू कर सकता है? नहीं स्यू कर सकता। देयर आई कैन टेक द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, की बारिश इतनी तेज थी कि सारा के सारे माल खराब हो गया, सारा का सारा पानी जो है गोडाउन में आ चुका है, सारा का सारा घर बह गया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और इसका एक लैंडमार्क जजमेंट कौन सा स्टूडेंट्स? निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। द डिफेंडेंट हैज अ नंबर ऑफ आर्टिफिशियल लेक्स ऑन हिज लैंड। उसके पास ये आर्टिफिशियल लैंड थी स्टूडेंट्स, ओके, आर्टिफिशियल लेक थी, सॉरी, अपने लैंड पे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन्स सच as had never been witnessed in the living memory caused the banks of the lakes to burst and the escaping water carried away 4 bridges along belonging to the plaintiff. इतनी तेज बारिश हुई स्टूडेंट्स कि वो ब्रिजेस के ब्रिजेस चली गई। It was held that the plaintiff's bridges were swept by an act of God and the defendant was not liable. तो डिफेंडेंट को आप लाइबल नहीं ठहरा सकते कि आपने पुल बेकार बनाया या आपकी वजह से ये सब कुछ हो चुका, नहीं। बारिश इतनी तेज थी स्टूडेंट्स कि पुल का पुल टूट गया। सो दिस इज द एक्ट ऑफ गॉड। ओके, नेक्स्ट जनरल डिफेंस क्या है? प्राइवेट डिफेंस। अगर प्लेंटिफ आपको हिट कर रहा है एंड डिफेंडेंट अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है, तो प्लेंटिफ कैन नॉट स्यू डिफेंडेंट और क्लेम एनी डैमेजेस अगेंस्ट हिम। व्हाई? क्योंकि प्लेंटिफ, अगर तुमने स्टार्ट किया, यू आर द रॉन्ग डूअर। अब अगर डिफेंडेंट अपना डिफेंस लेता है और तुमको पीट देता है, यू कैन नॉट स्यू द डिफेंडेंट टू क्लेम द डैमेजेस अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। Why? Because every defendant, yeah, every person has right of private defense against his body, his property, others' bodies, and others' property. Use of reasonable force to protect one's person or property as well as other person and property from the imminent danger. अगर स्टूडेंट्स कोई मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या मेरी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट इन मीनवाइल अगर मैं वहां पे कोई प्राइवेट डिफेंस लेती हूँ, तो I will have this defense. I will not be asked to pay the damages. If A strikes B, B can use his private defense to protect his body, but cannot justify drawing his sword and cutting off his hand. The force used should not be excessive. Law of crime में हम पढ़ चुके स्टूडेंट्स, फोर्स कितना होना चाहिए? It should be in proportion to the apprehension. जितना आपको apprehension हुआ है, जितना आपको harm की क्या है स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेशन है, उतना के उतना आपका फोर्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इफ दिस पर्सन इज हिटिंग हिम, ही कैन ऑल्सो हिट हिम। एक या दो थप्पड़ मार दो, आप तलवार निकाल के इस पर्सन का हाथ नहीं काट सकते स्टूडेंट्स। ओके, सो प्राइवेट डिफेंस भी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। नेक्स्ट इज मिस्टेक। अगर डिफेंडेंट के पार्ट पे कोई मिस्टेक रह गया है तो कोर्ट उसे डैमेजेस देने को नहीं भूलेगा। When a person willfully interferes with the right of another, there is no defense. मान लीजिए स्टूडेंट्स, प्लेंटिफ था प्लेंटिफ था प्लेंटिफ किसी और पर्सन के घर में घुस गया, अपना घर समझते हुए किसी और पर्सन के घर में घुस गया है। तो इससे क्या हुआ है? इससे एक मिस्टेक हो गई है। ही कैन टेक द डिफेंस ऑफ मिस्टेक कि सॉरी, मैं बाय मिस्टेक आ गया था, मैंने इंटेंशनली जानबूझ के चीज नहीं की है। मिस्टेक में देखो क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स। एंटरिंग द लैंड ऑफ अनदर थिंकिंग दैट इट्स हिज ओन, इट इज अ ट्रेसपास टू द लैंड। ट्रेसपास तो है, लेकिन अगर वो गलती से एंटर हुआ है स्टूडेंट्स, तो वो डिफेंडेंट क्या कर सकता है? वो डिफेंडेंट स्टूडेंट्स ये डिफेंस ले सकता है कि मुझसे मिस्टेक हो गई। आपने किसी और का अम्ब्रेला अपना अम्ब्रेला समझ के उठा लिया, तो ये क्या था? ये मिस्टेक था। टेकिंग अवे अनदर्स अम्ब्रेला थिंकिंग दैट इट टू बी हिट्स ओन, इट इज अ ट्रेसपास टू गुड्स। थर्ड इज ड्राइविंग ऑफ प्लेंटिव्स शिप अमंग ओन one's own herd is a trespass to the goods. ये किसके लिए ट्रेसपास है? ये गुड्स के लिए ट्रेसपास है। किसी और की बेटा गाय बकरी चल रही थी, आपने अब ये सोचा कि मेरी है तो अपनी हर्ड्स के साथ उसको भी एंटर करवा दिया। सो दिस इज ऑल्सो मिस्टेक। मिस्टेक का डिफेंस कौन लेगा? डिफेंडेंट लेगा। ओके, नेक्स्ट डिफेंस इज नेसेसिटी। नेसेसिटी मीन्स व्हाट? नेसेसिटी मीन्स दैट यू हैड टू चूज वन ऑप्शन जहां पे आपने ये सोचा कि एक छोटे हार्म को हो जाने दो पर एक बड़े हार्म को बचाया जा सके। एट द कॉस्ट ऑफ द स्मॉलर हार्म यू ट्राई टू अवॉइड अ बिगर हार्म।
causing the damage to prevent a greater evil through though harm was caused intentionally. आपने जानबूझ के वो हार्म तो होने दिया, किस लिए? ताकि एक ग्रेटर नुकसान या ग्रेटर हार्म को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो नेसेसिटी का एक्ट कर रहे हैं. एग्जाम्पल समझो. ये क्या था स्टूडेंट्स? फायर एक्सटिंग्विशर था, पर्सन था, फायर एक्सटिंग्विशिंग मैं कहूँ एक्सपर्ट है. घर को आग लग गई, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने आसपास के पूरे एरिया में आग फैलने से बचाने के लिए इन्होंने वाटर स्प्रिंकल किया, प्लस इस घर को पुल डाउन कर दिया, नीचे गिरा दिया ताकि आग और ऊपर ना जाए, आग भड़के नहीं और इधर उधर ना गिरे. और इसमें मान लो बेटा एक बच्चा था सो रहा था, एक बच्चा था सो रहा था, अगर ये घर इसके ऊपर गिर जाता है और वो बच्चा मर जाता है, तो it is an act of necessity and this person cannot be prosecuted under law of crime also and under law of tort also. Reason being that at the cost of this child's life he had saved many hundred thousands of life and hundreds of houses. Clear है? तो necessity allowed है. A's house caught fire where his son was sleeping. B pulled down A's house to stop a further spread of fire in the locality of 1,000 people. This caused A's death. This caused death of A's son. B is not liable as he did the act under necessity. क्लियर है? बट नेसेसिटी में ये देखना जरूरी है स्टूडेंट्स कि वहां पे अप्रोप्रिएट तरीके से हमने एक बड़े नुकसान को बचाने की कोशिश की है, ये जरूरी है. ओके चलो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू अनदर जनरल डिफेंसेस. फर्स्ट कौन सा है? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. फर्स्ट नहीं, दैट इज टू से लास्ट जनरल डिफेंस क्या? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब क्या है? वो अथॉरिटी जो स्टैट्यूट बना रही है, वो अथॉरिटी जिसको स्टैट्यूट के तहत या लॉ के तहत एम्पावर कर रखा है कि इनका डिसीजन प्रिवेल करेगा. इनका डिसीजन प्रिवेल करेगा प्रोबेबली मैनकाइंड के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोई एक्ट कर रहे हैं, तो इनको किसी लॉ ने ये अथॉरिटी दी है कि ये वो डिसीजन ले सकते हैं. तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जब भी ऐसा कोई डिसीजन लेती है जिससे कि एक या दो इंडिविजुअल का राइट हैम्पर होता है, तो वो डिसीजन अलाउड है. दैट इज टू से द पब्लिक इंटरेस्ट विल प्रिवेल ओवर प्राइवेट इंटरेस्ट या इंडिविजुअल का इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्ट मींस पूरा मास, पूरा वर्ल्ड, नॉट वर्ल्ड बट एक कंट्री के लिए तो एक कंट्री का ही इंटरेस्ट होगा, है ना? दैट इज द नेशन, राइट? क्योंकि एक कंट्री अपने लिए तो डिसीजन ले सकती है ना, दूसरे कंट्री के लिए थोड़ी ना डिसीजन ले सकती है जो पूरा वर्ल्ड बोल दिए हम. ओके, एक्ट डन अंडर द अथॉरिटी ऑफ एन एक्ट. एक्ट मींस ये कौन सा एक्ट है? ये तो बेटा कार्य वाला एक्ट है, ठीक है? और ये कौन सा एक्ट है? ये अधिनियम वाला एक्ट है, दैट इज लॉ वाला एक्ट है. An act done or any conduct under the authority of act or statute is complete defense and injured party has no remedy. अगर स्टूडेंट्स एक पुलिसमैन है और ये किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं, क्या करते हैं? अरेस्ट करते हैं, तो क्या ये पर्सन पुलिस को स्यू कर सकता है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, अगर पुलिस के पास रीजनेबल ग्राउंड्स है, रीजनेबल सस्पेशन है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, तो पुलिस इसको अरेस्ट कर सकती है? कर सकती है. क्यों कर सकती है? क्योंकि सीआरपीसी एम्पावर कर रहा है बेटा पुलिस को. सीआरपीसी एम्पावर करता है पुलिस को दैट यू कैन अरेस्ट एनी पर्सन if you have a reasonable apprehension, credible information or reasonable suspicion that a person has committed a crime or there is a design to commit a crime, या फिर ऐसी आशंका है कि ऑफेंस कमिट हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो चुका है या हो सकता है फ्यूचर में, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी पुलिस क्या कर सकती है बेटा? इसको अरेस्ट कर सकती है, बिल्कुल अरेस्ट कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ओके, सो पुलिस अरेस्ट क्यों कर पा रही है? व्हाई द पुलिस इज एबल टू अरेस्ट दिस पर्सन? बिकॉज पुलिस के पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है. यहाँ पे लॉ है जो पुलिस को क्या करता है स्टूडेंट्स? एम्पावर करता है. दैट इज टू से लॉ है, स्टैट्यूट है, जिसके तहत पुलिस को पावर मिली है. क्या मिली है? पावर मिली है कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं. चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका. Sparks from engine of X railway company which has been authorized to run railway. Sparks जो है X रेलवे कंपनी बेटा, ये जब ट्रेन पटरी पे चलती है तो वहां से स्पार्क जनरेट होता है, तो वो स्पार्क आ रहा है. तो स्पार्क की वजह से इट सेट फायर टू वाइज वुड ऑन द एडजॉइनिंग लैंड. ये जो पास में लैंड था उसमें क्या पड़ा था स्टूडेंट्स? वुड्स पड़े थे, वुड पड़ा था और स्पार्क की वजह से उस वुड में आग लग गया. तो ये ट्रेन कंपनी, आई मीन टू से रेलवे कंपनी, डिफेंस लेगी. क्या डिफेंस लेगी?
कि हमें लॉ ऑथराइज करता है ट्रेन यहाँ से गुजारने के लिए, या फिर यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक्स इसीलिए बने हुए हैं ना, बिकॉज बेटा अगर रेलवे ट्रैक्स नहीं होंगे, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो एक कंट्री का डेवलपमेंट रुक जाता है। सो फॉर अ डेवलपमेंट इट इज नेसेसरी कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री में जरूरी होना चाहिए। बेटा अगर आवागमन की सुविधा नहीं होगी, आयात निर्यात की सुविधा नहीं होगी, देन हाउ कैन यू पीपल थिंक ऑफ गेटिंग गुड एजुकेशन इन अ डिफरेंट सिटी? अगर डायरेक्ट ट्रेन, डायरेक्ट बस, अगर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होगी तो आप दूसरी सिटी में जाने का सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। ओके, क्लियर है? It was held that since X had taken proper care to prevent the emission of sparks, ये देखा गया है कि आपके एक्स ने पूरा ध्यान रखा है कि स्पार्क्स ना हो, लेकिन फिर भी अगर स्पार्क्स हो रहे हैं, दे वर डूइंग नथिंग मोर देन व्हाट द स्टैट्यूट हैड ऑथराइज्ड देम एंड दे वर नॉट लायबल। वो उतना ही कर रहे थे जितना कि उनको ऑथराइज किया गया है उस स्टैट्यूट के अंदर। दे आर डूइंग अ लॉफुल एक्ट। ये कौन कह रहा है? ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में बोल रखा है कि ट्रेन जब भी एक्ट कर रही है, जब भी ट्रेन का संचालन हो रहा है, तो वो एक लॉफुल एक्ट के तहत हो रहा है। दे आर नॉट superseding any power. These things or these powers are directly given to them. Is it clear? तो चलो अब हम चलेंगे passages की तरफ. Okay? So students, let's move to the passage. First passage क्या कहता है? देखो, the rights of the private defense of the body and property is an inherent right of an individual which must be encouraged in every citizen of the society in order to maintain fundamental freedom in the society. जाहिर सी बात है कि fundamental right हम सबका है कि स्टूडेंट्स हम अपनी प्रॉपर्टी एंड बॉडी दोनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ये किस में आता है? ये हमारे राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आता है। This right basically states that every individual has the right to protect himself and his property and anyone else from any external threats. सही बात है, कोई गलत चीज नहीं है इसमें। The amount of force must be proportionate and reasonable, which is to be controlled by law. जो हमारा फोर्स है स्टूडेंट्स, वो कितना होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जितना आपको लॉ अलाउ करे, आप उतना ही प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। द राइट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है स्टूडेंट्स? इस पे भी रेस्ट्रिक्शन है। पहला देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ ए हु इज अ रॉन्ग डूअर इन डिस्प्यूट विद बी, बी कौन है जिसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर रहे हैं, ट्राइज टू किल बी। अगर रॉन्ग डूअर बी को, दैट इज बी हु फाइल्स द सूट, बी को मारने की कोशिश कर रहा है, बी हैज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस to protect himself if there exists any apprehension of threat, any apprehension of threat or danger of life. तो बी के पास ये राइट है कि वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये चीजें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। फर्स्ट बोल रहा है अवेलेबल अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। हमेशा स्टूडेंट्स आप प्राइवेट डिफेंस एक रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट ही यूज कर सकते हैं। मतलब जो आपके अगेंस्ट रॉन्ग नहीं कर रहा है उसके अगेंस्ट आप कभी प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। The right of private defense is available against all those persons who threaten to cause acts that are illegal and forbidden by law. Second is reasonable assumption of threat. The offenses caused by the wrongdoer shall be of that nature which automatically creates apprehension, reasonable apprehension of threat and danger in the mind of the person for which he shall take the protection of the public authorities. पहला क्या बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकंड इज आपके पास एक रीजनेबल अजम्पशन होना चाहिए थ्रेट का। बेटा ऐसे ही नहीं, मैं खुशी खुशी आपके पास आ रही हूँ गले मिलने के लिए, आपको बधाई देने के लिए कि आपका एनएलयू में सिलेक्शन हो गया, और आपको ऐसा लग रहा है अरे मैम तो हमें मारने पीटने आ रही है, और आपने अपना प्राइवेट डिफेंस यूज करते हुए मुझ पे नाइफ चलवा दी, मुझ पे नाइफ चला दिया मान लो, तो वो रीजनेबल नहीं थी ना। दिख रहा है कि मैम के हाथ में माला है और मैम मिठाई लेके आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कांग्रेचुलेट करने आ रही है, तो वो रीजनेबल डर है ही नहीं, वो एप्रीहेंशन है ही नहीं। जहां पे आपके पास सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं which makes you or compels you to feel that there is an apprehension, there is a threat, there is an imminent danger, तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, it is to be noted that whenever there is an imminent threat or danger to life of a person or of sustaining such bodily injury, a person can cause death or other harm to the assailant. आप कोई भी अदर हार्म कॉज कर सकते हो, डेथ भी कॉज कर सकते हो। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अ राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट टू द बॉडी एंड प्रॉपर्टी। तो ये बता रखा है कि प्राइवेट डिफेंस आपको क्यों दे रखा है। ओके, सच राइट इज नाउअडेज बीइंग मिसयूज्ड। अब मिसयूज किया जा रहा है इन वेरियस वे। This right is often used to give unlawful justification for the crime committed.
अब ये राइट किस लिए यूज किया जा रहा है स्टूडेंट्स? अनलॉफुल जस्टिफिकेशंस के लिए। कोई क्राइम हो गया तो उसको जस्टिफाई करने के लिए बिना वजह के अब रीजंस देने शुरू कर दिए जाते हैं प्राइवेट डिफेंस की आड़ में। दिस राइट इज ऑल्सो यूज विद द मैलिशियस इंटेंशन टू टेक रिवेंज और वेंगनेस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आप रिवेंज लेना चाह रहे हो एंड आप किसी पर्सन को बदले की भावना के चक्कर में उस चीज को क्या नाम दे रहे हैं? प्राइवेट डिफेंस नाम दे रहे हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अनअवेलेबल। कब अनअवेलेबल है? पहला बोल रहा है इफ अ पर्सन डजंट एक्ट with a benevolent intention that does not give rise to assumption of any kind of threat or danger। अगर थ्रेट नहीं है, डेंजर नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं दिख रहा है, आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। सेकंड, प्रपोर्शनेट फोर्स इज नॉट यूज। जितना आपको डर था उतना आप क्या कीजिए? फोर्स यूज कीजिए। उससे ज्यादा अगर आपने प्राइवेट डिफेंस यूज किया तो यहाँ पे सजा मिल जाएगी। when the person have time to recourse and take protection to the public officials, that is जब आपके पास पब्लिक अथॉरिटीज को रिकोर्स करने का वक्त है, आप तब रिकोर्स कीजिए उनको, और प्राइवेट डिफेंस मेक श्योर कीजिए कि आप यहाँ पे यूज ना करें। First question, A and B are neighbors, okay? B is the owner of a field where he cultivates crops while A has two cows. One day A's cow enter B's field and cause the damage to the crops। देखो A and B क्या है? नेबर्स हैं। B कौन है? अपने एक फील्ड का ओनर है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये आपको आईपीसी दैट इज लॉ ऑफ क्राइम में भी पैसेज पूछा जा सकता है या लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो एक दिन क्या हुआ? एस काउ एंटर बीस फील्ड, बी के फील्ड में आ गई और उसको डैमेज कॉज कर दिया। उसको डैमेज कॉज कर दिया, दैट इज उसके क्रॉप्स को डैमेज कॉज कर दिया। इन एन अटेम्प्ट टू ड्राइव अवे द काउ, बी थ्रोज अ स्टिक। बी ने क्या किया स्टूडेंट्स? स्टिक फेंकी ए के काउ के ऊपर ताकि वो वहां से निकल जाए, accidentally hitting and killing one of A's cow. As a result, A initiates a lawsuit against the B for the incident। A ये सूट लेके आ रहा है कि A ये सूट लेके आ रहा है कि B ने डंडा मारा, इसकी वजह से मेरी गाय मर चुकी है। क्या वो कर सकता है ऐसा? एक बात बताओ स्टूडेंट्स, बी ने किस लिए ये डंडा मारा? क्योंकि वो अपने फील्ड्स को बचा रहा था। अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का राइट है बी के पास, बिल्कुल फंडामेंटल राइट है उसके पास। तो क्या यहाँ पे जो लॉ सूट है वो सस्टेन होगी बी के अगेंस्ट? नहीं होगी। पहले यस वाले ऑप्शन पढ़ते हैं। यस, द फोर्स यूज्ड इन दिस केस वाज नॉट प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट था बेटा, गाय को मारने के लिए डंडा ही मारेगा तभी तो गाय निकलेगी ना, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है? Okay, B is liable for the death of A's cow as it resulted from B's action and B does not have right to private defense। B has a right of private defense। वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है तब जब A की गाय उस फील्ड्स को खराब कर रही थी। बी ऑप्शन बोल रहा है नो, द फोर्स यूज्ड इन दिस केस वाज यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फील्ड एंड बी हैड नो इल इंटेंशन। बी का ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं था एंड बी ने वो राइट या वो स्टिक क्यों मारा, वो प्राइवेट डिफेंस क्यों यूज किया? क्योंकि वो अपने फील्ड्स को बचाना चाहता था। सो ही इज एब्सोल्युटली राइट इन यूजिंग द प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एस काउ। ऑप्शन नंबर डी, बी इज लायबल फॉर द डेथ ऑफ एस काउ एज इट रिजल्टेड फ्रॉम बीज नेग्लिजेंट एक्ट। नहीं, बी ने नेग्लिजेंट एक्ट नहीं किया था, बी ने जानबूझ के वो एक्ट किया था क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी को बचाना चाहता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रोटेक्टेड अंडर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? कौन सी चीज प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत आएगी? A enters B's house with a pistol at 2 a.m. at night without B's permission and B strikes him with the rod। प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं फर्स्ट में। Second, B finds that A is trying to physically harass C and B shoots A to save C। क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स? B finds that A is trying to physically harass C and B shoots A to save C। Third is A was running with a knife towards B at a distance of 100 meters away and B took out his pistol and shot A। स्टूडेंट सेकेंड सिचुएशन में भी यूज किया जा सकता है। ए को ये लग रहा है, सॉरी बी को ये लग रहा है कि ए सी को हैरेस कर रहा है, इसलिए बी ए को शूट कर देता है। एंड थर्ड में बेटा 100 मीटर्स दूर है। अभी कितना है? 100 मीटर्स दूर है। क्या यहाँ पे यूज किया जा सकता है? नहीं। 100 मीटर्स दूर मतलब अभी आपका रीजनेबल एप्रीहेंशन स्टार्ट नहीं हुआ है और वो नाइफ लेके भाग रहा है और अभी आपने पिस्टल से उसको शूट कर दिया। दिस प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अलाउड। सेकेंड ऑप्शन में देखो, B finds that A is trying to physically harass C and B shoots। देखो बेटा हैरेस कर रहा है, तो हैरेस कर रहा है तो आप उसे
पीट सकते हो, आप उसे हर्ट कॉज कर सकते हो, ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकते हो, लेकिन आप उसे शूट करके आप उसकी जान नहीं ले सकते। तो यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस जो है वो क्या हुआ है, एक्सीड हुआ है। सो इट इज ओनली एंड ओनली सिचुएशन नंबर 1 जिसमें आपका प्राइवेट डिफेंस एब्सोल्युटली करेक्टली यूज हुआ है। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इफ यू वर वॉकिंग अलोन home alone late at night on a deserted street and encountered an individual who approached you walking fast towards you and placing their hand on your shoulder। बेटा आप रास्ते से जा रहे थे और पीछे से कोई स्ट्रेंजर आता है, भागते हुए आता है और आपके शोल्डर पे हाथ रखता है, causing you to feel threatened, आपको डरा देता, आप डर जाते हो, resulting in you shooting and killing them, can you claim the right of private defense। और आप उस डर की वजह से उस पर्सन की जान ले लेते हो, क्या आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो? बेटा देखो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन शूट करने का और जान से मार देने का नहीं। सिर्फ आके हाथ रखा, आप पलट के देखो, आपको देखने के 1 2 3 सेकंड बाद जब पता चल रहा है दैट यू हैव एन एप्रीहेंशन ऑफ योर लाइफ, तो आप डेथ कॉज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सिर्फ मियरली हाथ रखा और आपको डराने की वजह से आप उसे शूट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे इस केस में आपका प्राइवेट डिफेंस एक्सीड हो गया है। So no, since the force used was unreasonable in this case। D option में no क्या बोल रहा है, as there was an alternative to run as you were not attacked yet। D option बोल रहा है कि आप प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास भागने का ऑप्शन था और यहाँ पे अभी तक आप अटैक नहीं किए गए थे। नहीं, दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन। यहाँ पे क्या है, ये अनरीजनेबल है एंड ऑल्सो एक्सेसिव प्राइवेट डिफेंस है। अभी तो आपको पता ही नहीं है कि आपको थ्रेट किस चीज का है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है यस, since there was an imminent threat to your body, there was imminent threat but not that कि आपकी डेथ कॉज हो जाएगी। yes, the force used in this case was used only for the purpose of protecting yourself and not killing the other person। बेटा गन से मार दिया है, गन आप शूट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला पर्सन मरेगा ना, और सामने वाले पर्सन को मार इसलिए रहे हो ताकि आप खुद को सेव कर सको, और खुद को सेव करने के लिए भी तो सामने वाले को ही मार रहे हो ना। सो फॉर दैट रीजन स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी इज नॉट करेक्ट। सिचुएशन को देखना अच्छे से स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली खुद को सिचुएशन में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राजीव एंड राघव वर बेस्ट फ्रेंड्स। one day they got into a heated argument with each other and Raghav ended up threatening to bring AK-47 and shoot राजीव। राघव ने अब बोल दिया है, धमकी दे दी उसको कि राजीव को एक दिन AK-47 लाके मैं शूट कर दूंगा। जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन धमकी दे दी एंड देन ही वर्कड अवे, फिर वहां से चले गए। feared of his life, राजीव क्योंकि डर गया था इस चीज सुन के, so राजीव gets a pistol, goes to Raghav's house and ends up shooting Raghav instead killing him। शूट कर देता है। बेटा वहां पे जब आपका आर्ग्यूमेंट हो गया था तो उसके बाद यू हैड एनफ टाइम टू कूल डाउन, लेकिन उसके बाद भी आप घर गए, दैट इज टू से राजीव घर गया वो धमकी सुन के और उसके बाद पिस्टल लेके आके फिर उसको मारा। दैट मीन्स आपके पास कूल डाउन होने का, काम डाउन होने का टाइम था, लेकिन उसके बाद भी आप वापस गए जब आपको कोई थ्रेट ही नहीं था, तो वापस जाके शूट करने की जरूरत क्या थी? आपने शूट किया है। पहली बात तो प्राइवेट डिफेंस का राइट ही नहीं बनता, जो स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि एक्सीड कर लिया, एक्सीड कहां से कर लिया? राइट ही नहीं बनता अब तो प्राइवेट डिफेंस का, क्योंकि उसको थ्रेट ही नहीं था, सिर्फ धमकी दी है स्टूडेंट्स, सिर्फ धमकी दी है। कैन राजीव क्लेम प्राइवेट डिफेंस? नो, ही कैन नॉट क्लेम। नो वाले ऑप्शंस पढ़ते हैं। बी बोल रहा है नो बिकॉज राजीव एक्शन वर प्रीमीडिएटेड एंड नॉट इन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एन इमिनेंट थ्रेट। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन आपसे क्लियर पूछा है कि क्या वो प्राइवेट डिफेंस ले सकता है, नहीं ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी नो, एज ही शुड हैव वेटेड फॉर राघव टू अराइव फर्स्ट, वो वेट करेगा फिर नहीं। आपसे सिंपली पूछा प्राइवेट डिफेंस ले सकता है, नहीं ले सकता है। अब देखो, डी बोल रहा है नो, ही विल नॉट बी एबल टू क्लेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, नहीं क्लेम कर सकता। बी ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। नो बिकॉज राजेश एक्शन वर प्रीमीडिएटेड, प्रीमीडिएटेड मतलब पहले से प्री डिसाइडेड एक्ट था उसका, एंड नॉट एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एन इमिनेंट थ्रेट, वो इमिनेंट थ्रेट के रिस्पॉन्स में नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट बट मोर करेक्ट। देखो ऐसा नहीं कि ऑप्शन बी करेक्ट नहीं, ये भी करेक्ट है, लेकिन अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी निकालें या मैं चांसेस कहूं ज्यादा प्रोबेबल या ज्यादा एक्यूरेट आंसर की, तो दैट इज डी, जो कि डायरेक्टली आपको आंसर देता है नो, ही विल नॉट बी एबल टू क्लेम प्राइवेट डिफेंस। बट अगर रीजनिंग पॉइंट से देखोगे, एक्सटेंडेड रीजनिंग, तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आपको मैं कहूं तो नहीं मिलेगा, और ऐसा जहां ऑप्शन बेटा दिखता है जिसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कॉन्फ्लिक्ट की, तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है। बाकी आप बी के साथ भी जा सकते हो, आप डी के साथ भी जा सकते हो। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? यस बिकॉज राघव थ्रेट क्रिएटेड अ रीजनेबल बिलीफ इन इमिनेंट डेंजर टू राजीव लाइफ। नहीं, वहां पे इमिनेंट थ्रेट नहीं था बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या दी है यहाँ पे, धमकी दी है। ओके चलो,
Moving on to next question. A and B are neighbors who have had ongoing conflict, जिनके बीच conflict चलता आ रहा है. B owns a crop field while A owns two cows. B के पास crop fields और A के पास दो गाय. One day the cow strayed into B's field and caused damage. एक दिन क्या हुआ? The cow strayed into, अच्छा A की गाय B के फील्ड में चली गई और वहां पे damages कर दिया. Although B managed to chase cow away, driven by the resentment from their recent feud. A ने फिर भी गायों को तो वहां से निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि ए और बी का भी रिसेंटली झगड़ा हुआ था, तो उस रीसेंट फ्यूड की वजह से बी डिसाइड्स टू सीक रिवेंज ऑन ए बाय शूटिंग वन ऑफ हिज काउस. गाय वहां से निकल गई थी, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि अभी ए और बी का ताजा ताजा झगड़ा हुआ है, तो बी ने सोचा कि अब इसकी एक गाय को भी मार देता हूं. So शूट कर दिया उसको. Just as the cows were about to leave the field, B retrieves the gun and fatally shoots one of the cows. एक गाय को वो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कर देता है? मार देता है. क्या वो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्राइवेट डिफेंस ले सकता है? नहीं ले सकता. ऑप्शन नंबर ए, yes, since B was acting in private defense. No, सेल्फ डिफेंस था ही नहीं. गाय निकल चुकी थी बेटा. जब एप्रीहेंशन खत्म हो चुका तो उसके बाद शूट नहीं करना है आपको. बी बोल रहा है नो, सिंस द फोर्स यूज्ड इन दिस केस वाज विद अ malign intention. malign intention, malign intention means what? Bad intention, malified intention है, क्योंकि आप ए से बदला लेना चाहते थे. सी इज नो बिकॉज देयर वाज नो इमिनेंट थ्रेट टू द प्रॉपर्टी एंड बॉडी ऑफ बी. ना तो बी को गायों से कोई डर था और अब चली भी गई थी, इमिनेंट थ्रेट ही नहीं था, उसके बाद शूट करना इज नॉट करेक्ट. सो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. दोनों ही करेक्ट है स्टूडेंट्स. ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज. अगला पैसेज आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या कहता है, पढ़ते हैं. इट सेज देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लीगल रेमेडीज. फॉर इंस्टेंस, if something that belongs to you has been taken away from you by a party, the court can either ask them to pay you back in the money. अगर आपसे आपकी कोई चीज छीन ली गई है तो कोर्ट उस अक्यूज पर्सन को क्या बोलेगा कि या तो मनी फॉर्म में आपकी चीज रिटर्न करे, या फिर ask them to return your belongings, जो आपकी एक्चुअल चीज है उसको रिटर्न करने को बोले, as they were, and may also punish the party in some cases. या फिर कुछ सिचुएशन में स्टूडेंट्स रिटर्न के साथ साथ आपको कॉम्पनसेट करने को भी बोला जा सकता है और साथ ही साथ पनिशमेंट भी दी जा सकती है. सो फर्स्ट रेमेडी कौन सी है हमारे पास? फर्स्ट रेमेडी दैट वी हैव इज जुडिशियल रेमेडी. There are the remedies for, these are the remedies for the tort that the law of, that the court of law provides to an aggrieved person. क्या करता है स्टूडेंट्स? प्रोवाइड करता है. कौन कौन सी रेमेडीज है? देखो बेटा, जुडिशियल रेमेडी मींस व्हाट? that judiciary is going to provide you the remedy, that is you can go to the court to seek those remedies. Second is extrajudicial remedies. Extrajudicial matlab apart from your lawful remedies, I mean to say apart from the remedies जो कि court दे सकता है आपको. Okay, extrajudicial में देखो, if the injured party takes the law into their own hand, the remedies of the tort are called extrajudicial remedy. कहने का मतलब यह है कि अगर सामने वाले पर्सन ने आपके साथ गलत किया और आप भी उस गलत से बचने के लिए लॉ अपने हाथों में लेते हैं, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी आता है. मतलब अगर आपको कोई पर्सन हिट करता है और उससे बचाव के लिए आप भी इन रिटर्न उसको हिट करते हुए अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी. ओके, जुडिशियल रेमेडीज फॉर टॉर्ट. As the term suggests, these are the remedies for the torts that the court of law provides to an aggrieved party. Judicial remedies are mainly of three types. पहला क्या हुआ? Damages. All legal damages are the amount of money paid to the aggrieved party to bring them back to the position in which they were before the tort had occurred. तो हम legal damages क्यों legal damages impose किया जाता है students law of torts में? So that जो हमारा प्लेंटिफ है उसको हम ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर कर सके, जिसमें वो होता अगर लॉ ऑफ टॉर्ट या मैं कहूं टॉर्ट कमिट नहीं हुआ होता, या टॉर्ट कमिट करने से पहले जिस सिचुएशन में वो था. दे आर पेड टू द प्लेंटिफ टू हेल्प देम रिकवर द लॉस दे हैव सफर्ड. वो क्यों पे किए जाते हैं स्टूडेंट्स? ताकि प्लेंटिफ को हम उसके लॉस से बाहर निकाल सके. ठीक है, आगे सुनो. एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस. Exemplary means सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट करना है. Are damages on an increased scale awarded to the plaintiff over and above what will barely compensate him for his property losses, where the wrong done to him was aggravated by circumstances of violence, oppression, malice, etc. And third, क्या बता रखा है? ओरिजिनल और रियल डैमेजेस, जितना नुकसान हुआ है उतना. Are the compensation for general damage. General damages are those that the law implies in every branch of the contract and in the violation of the legal right also.
देन क्या आता है स्टूडेंट्स, नॉमिनल डैमेज, दे आर अवॉर्डेड फॉर द vindication of the right where no real loss or injury can be proved. नॉमिनल मीन्स बहुत कम, नाम मात्र, जहां कोई लॉस है भी नहीं एक्चुअली, तो थोड़ा बहुत कोर्ट अवॉर्ड कर देता है डैमेजेस. Contemptuous damage, that is where a court recognizes that the claimant's legal rights have been infringed technically but disapproves of their conduct and considers that the action should not have been brought. It may order contemptuous damages. These will amount to no more than the value of least valuable coin in the rear. कहने का मतलब है कि कोर्ट यहाँ खुद बोलता है कि नुकसान इतना नहीं है जितना कि आपको कोर्ट आने की जरूरत पड़ेगी. दैट इज, इट इज अ वेरी ट्राइबल इशू. तो इस मामले में सिर्फ कुछ चंद चीजों का या चंद अमाउंट का या चंद मनी का आपको क्या कर सकता है, डैमेजेस पे करने को बोला जा सकता है. ओके, चलिए. नाउ इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इंजंक्शन. The judicial process operating in personam and requiring a person to whom it is directed to do so refrain from doing a particular thing. And then we have is types of mandatory injunction. That is mandatory क्या होता है, जहां पे कोर्ट को देना ही देना पड़ता है injunction. Where to prevent the breach of an obligation, it is necessary to compel the performance of certain act. The court may in the discretion grant an injunction to prevent the breach. कोई चीज को breach को प्रिवेंट करने के लिए कोर्ट मैंडेटरी रूप से इंजंक्शन दे सकता है और हमें स्टॉप कर सकता है. मैम अभी इसी वक्त आप रुक जाइए ताकि आगे कोई चीज का ब्रीच ना हो. रेस्टिट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी क्या होता है? इट मींस द थर्ड जुडिशियल रेमेडी अवेलेबल इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज दैट ऑफ स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी. बेटा अगर आपने मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया या मेरी प्रॉपर्टी उठा के लेके चले गए, कोर्ट बोल सकता है ना मैम की प्रॉपर्टी को रिस्टोर कीजिए मैम के पोजीशन पे. ओके, restitution means the restoration of the goods back to the owner of the goods. When a person is wrongfully dispossessed of his property or goods, he is entitled to restore his restoration of his property. Extrajudicial remedies में क्या आता है? When a person can lawfully avoid or remedy himself without the intervention of the court. These remedies for the tort are called extrajudicial remedies. In this, the parties take the law into their own hand. Extrajudicial remedies for tort refer to those remedies where an aggrieved person can take such action that can undo the damage that has happened to him without the court's intervention. बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ये पर्टिकुलर रेमेडी खुद से ले सकते हैं. There are 5 types of extrajudicial remedy for torts that are available to the people who have suffered some wrong. This includes first expulsion of the trespasser. ट्रेसपासर को खुद अपने घर से बाहर निकाल सकते हो. राइट टू री एंट्री ऑन द लैंड, राइट टू रिकैप्शन ऑफ द गुड्स, अबेटमेंट, न्यूसेंस एंड डिस्ट्रेस, डैमेज फीजिएंट, सेल्फ डिफेंस. सो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें वो चीजें हैं जिससे आपको जो नुकसान पहुंचा है उस नुकसान को आप मिटिगेट कर सकते, खुद से कम कर सकते विदाउट गोइंग टू द कोर्ट. द यूज ऑफ फोर्स टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ, वंस फैमिली, वंस प्रॉपर्टी फ्रॉम द रियल और थ्रेटेंड अटैक, वो क्या होता है? सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस. एक्सपल्शन ऑफ द ट्रेसपासर क्या होता है? फोर्सिबली इवेक्टिंग द ट्रेसपासर, उसको जबरदस्ती आपके घर से बाहर निकाल देना क्योंकि वो भी तो जबरदस्ती घुसा है. रिसेप्शन ऑफ द चैटल्स मींस, चैटल मींस मूवेबल और ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी. चैटल का मतलब बेटा प्रॉपर्टी होता है. री एंट्री ऑफ द लैंड, री एंट्री ऑफ लैंड और अबेटमेंट ऑफ अ न्यूसेंस. री एंट्री मतलब वापस से अपने लैंड में एंटर करना. अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, किसी को आप दुष्प्रेरण करने की, जाओ तुम जाके ऑफेंस करो. अबेटमेंट इज एन एक्ट ऑफ एलिमिनेटिंग और नलीफाइंग, द एक्ट ऑफ लेसनिंग और मॉडरेटिंग. डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट मतलब जो डैमेज हुआ है आप उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं. द राइट टू सीज एनिमल or inanimate chattel that are damaging or encumbering land and to keep them as security until the owner pays compensation. For example, distress managed feasant damage feasant का मतलब क्या स्टूडेंट्स? मेरे लैंड पे मान लो अगर किसी की काव आ गई तो मैं उस काव को अपने पास बांध के रख दूंगी तब तक जब तक उसने जो नुकसान मेरे खेत में पहुंचाया उसका कॉम्पनसेशन या उसकी भरपाई उस काव का ओनर ना दे दे. चलो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमको. इट सेज जॉन, a construction worker, was working on a building site where he witnessed a negligent act by his co-worker Mark. उसका जो co-worker है मार्क, वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? एक negligent act कर रहा है. Mark's negligence caused a heavy steel beam to fall and narrowly miss hitting another worker, Sarah.
तो मार्क के नेग्लिजेंस की वजह से जो स्टील बीम है वो नीचे गिर गया, जिसकी वजह से सरा को लग गई है. सरा, हु वाज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द एंजाइटी इशू, वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम शॉक एंड डेवलप्ड क्लिनिकल डिप्रेशन एज अ रिजल्ट. She seeks legal recourse for the harm caused to her mental health. Based on the information provided, what legal remedy can Sarah seek for her mental shock and depression? कौन सी लीगल रेमेडी ले सकती है स्टूडेंट्स? ये क्या हुआ है? ये कॉन्सिक्वेंशनल डैमेजेस मांग रही है बेटा. कॉन्सिक्वेंशल डैमेजेस तो ले सकती है ना. अगर वो लगती नहीं तो वो मेंटल हेल्थ में जाती नहीं जाती. तो वो डैमेजेस किस लिए मांग रही है? वो मेंटल शॉक, दैट इज नर्वस शॉक के लिए मांग रही है. वो डैमेजेस ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है. She will claim contemptuous damages, nominal damages, specific restitution of the property. Property का restitution कुछ था ही नहीं, और नाम मात्र damages किस चीज के लिए? She will demand damages for nervous shock. Okay. Moving on to question number 2. John and Mark are neighbor. Mark has been constantly playing loud music late at night, disturbing John's peace and causing him significant distress. Distress means beta yes, distress का मतलब होता है stress का aggravated form. एंड डी स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस को कम कर देना. ओके. जॉन डिसाइड्स टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट मार्क टू सीक अ रेमेडी फॉर द टॉट ऑफ न्यूसेंस. कि न्यूसेंस कर रहे हो आप, रात को सोने नहीं दे रहे हो. विच जुडिशियल रेमेडी शुड जॉन सीक इन दिस सिचुएशन? डैमेजेस डिमांड करेगा, इंजंक्शन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन और एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर. ट्रेसपासर की तो बात थी नहीं क्योंकि मार्क उसके घर पे नहीं आता. प्रॉपर्टी कोई मार्क लेके नहीं गया जो कि जॉन उसे डिमांड कर सकता है. अब ये डैमेजेस लेगा या इंजंक्शन? मोस्ट अप्रोप्रिएट इंजंक्शन होगा. क्यों? क्योंकि इससे हम मार्क को स्टॉप कर पाएंगे वो लाउड म्यूजिक बजाने से. क्लियर है? क्योंकि वो इलीगल एक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे कौन सी रेमेडी आ सकती है? इंजंक्शन आ सकती है, जिससे हम मार्क को रोक पाएंगे. थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स. जॉन अ लैंड ओनर discovers that his neighbor Sarah has constructed a large structure that obstructs his view and causes significant inconvenience. John believes the structure is a nuisance and wants to take action to address the issue. What judicial remedy from the passage can John consider in this situation? बेटा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है उसने जो कि जॉन का व्यू क्या कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, इनकन्वीनियंस कॉज कर रहा है. जॉन को ये लग रहा है कि स्ट्रक्चर से न्यूसेंस हो रहा है, वो एक्शन लेना चाहता है. कौन सी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी वो ले सकता है? एक्स्ट्रा जुडिशियल सेल्फ डिफेंस. सेल्फ डिफेंस की तो बात ही नहीं है यहाँ पे क्योंकि उसकी कोई बॉडी को कोई हार्म नहीं हो रहा है. री एंट्री ऑफ द लैंड. क्या वो सरा के लैंड पे जा सकता है? नहीं. और खुद के लैंड पे तो वो वैसे ही है. रिकैप्शन ऑफ द गुड्स. वहां पे कोई गुड्स थे क्या जिसको वो रिकैप्ट कर सकता है? नहीं. वो क्या कर सकता है स्टूडेंट्स? डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट कर सकता है. क्या कर सकता है? डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट कर सकता है. जो नुकसान उसको हो रहा है उसके लिए वो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को साइड जरूर कर सकता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. Emily discovers that her neighbor Mark has trespassed onto her property and set up a tent without her permission. एमिली को ये पता चला है कि मार्क जबरदस्ती उसके घर में घुसा है, ट्रेसपास कर लिया और वहां पे उस बिना उसकी परमिशन के वहां रहने लग गया. एमिली वांट्स टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एड्रेस द ट्रेसपासिंग इशू. व्हिच एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी फ्रॉम द पैसेज कैन एमिली कंसीडर? एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी बोला है. एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी मतलब जहां कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है. सेल्फ डिफेंस नहीं, बॉडी और प्रॉपर्टी को हार्म नहीं था. एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर हो सकता है, उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको खुद हम धक्के मार के बाहर निकाल सकते हैं. धक्के मारने की बेटा जरूरत नहीं है, बट ये स्टेटमेंट ऐसे चलता है इसलिए आप समझ गए. ठीक है. री एंट्री ऑफ द लैंड. निकालना भी बेटा किसी को सलीके से निकालना है क्योंकि अगर आप किसी को फोर्सफुली निकालते हैं, जोर जबरदस्ती असॉल्ट करके, तो उसमें हमारे ऊपर भी एक्शन का केस बन सकता है. दैट इज टू से एक्शन लाया जा सकता है. री एंट्री ऑफ द लैंड. अपने लैंड पे तो वैसे ही है और कहाँ री एंटर करना है? एमिली को कहीं री एंटर नहीं करना है. अबेटमेंट ऑफ द न्यूसेंस. नहीं, यहाँ पे कोई न्यूसेंस नहीं है. ट्रेसपास का ऑफेंस हुआ है तो ट्रेसपास में ट्रेसपास का टॉट हुआ है तो ट्रेसपास के अगेंस्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी ये है कि आप उसको रिमूव कर दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. Lisa owns a valuable antique painting that was wrongfully taken from her by her former business partner Alex. Alex आया और लीसा की पेंटिंग को उठा के ले गया. Lisa wants to pursue a legal remedy to recover her painting. खुद की प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहती, खुद की मूवेबल प्रॉपर्टी को वापस खुद के पास रिस्टोर करवाना चाहती है अपने पोजीशन पे. Which judicial remedy from the passage is most suitable? डैमेजेस क्लेम करेगी क्या? नहीं. इंजंक्शन क्लेम करके उसको स्टॉप करेगी एलेक्स को? नहीं. रेस्टिट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी की मेरी प्रॉपर्टी मेरे जो कहते हैं कि पोजेशन में वापस रिस्टोर कर दीजिए. एंड कंटेम्प्टियस डैमेजेस भी वो क्लेम नहीं करेगी. ओके. चलिए स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज. अब अगला पैसेज आपको क्या बोलता है ये हमें अच्छे से देखना है. अब देखो,
It says, in a significant judgment pertaining to breach of contract, in a significant judgment pertaining to breach of contract, Madras High Court ventured into when a party aggrieved is entitled to compensatory damages and under what circumstances the court may grant restitutionary damages by way of account of profit. तो अभी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक ब्रीच हुआ है, मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला है वेंचर्ड इनटू व्हेन अ पार्टी एग्रीव्ड इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेटरी डैमेज। तो उन्होंने बताया है कि कब एक पार्टी कॉम्पनसेटरी डैमेजेस डिमांड कर सकती है। कॉम्पनसेटरी damages are awarded to redress the loss suffered by an aggrieved party। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखो, whereas restitutionary damages are more in the nature of directing the defendant to discharge the benefit accrued in his favor due to unjust enrichment at the expenses of the plaintiff। restitutory damages कैसा है, एक तरीके से डायरेक्टरी है डिफेंडेंट के लिए, जहां डिफेंडेंट को बोल रहे हैं कि प्लेंटिफ को वापस से रिस्टोर करो उस पोजीशन पे जिसमें वो पहले थे। जस्टिस एन Anand Venkatesh has made it clear that the compensatory damage for the breach of contract are awarded where the damages were identifiable in the normal way। जहां पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, लिक्विडेट कर सकते हो, तो हम क्या कर देंगे, कॉम्पेंसेटरी डैमेज दे देंगे। It added that the compensatory damage normally present themselves with the difficulties associated in computing a reliable assessment of the loss caused to the party। Clear? In such exceptional circumstance that warrant a deviation from the general principle and seek for an account of profit, this court is of considered view that an order directing the account of profit developed in response to the case where the loss suffered could not be measured adequately, or if measured could or would not adequately place the plaintiff in the same position as the breach had not occurred। exceptional circumstances में क्या बोला है, exceptional circumstances में कोर्ट ने बोला है कि हम accounts of profits भी क्लेम कर सकते हैं रॉन्ग डूअर से, उसको बोल सकते हैं कि अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स भी दीजिए, क्योंकि वहां पे सिचुएशन ऐसी है जहां पर अगर हम उसे नॉर्मल डैमेजेस भी देते हैं तो वो एडिक्वेट रिस्टोरेशन नहीं होगा। In such a situation, the court was empowered to justly compensate the plaintiff by assessing damage with reference to the gains made by the defendant instead of conventionally assessing it with reference to the loss caused to the plaintiff। कहने का मतलब है इस केस में कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं देखा कि प्लेंटिफ को कितना लॉस हुआ है उस पर्टिकुलर रॉन्ग डू की वजह से, लेकिन कोर्ट ने ये भी देखा कि डिफेंडेंट ने वो रॉन्ग करके कितना प्रॉफिट गेन किया है, वो प्रॉफिट भी प्लेंटिफ को रिस्टोर करने को बोला है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं। ये जनरली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में दिख रहा है, तो क्योंकि हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो इस क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन भी ले सकते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंपनी ए कॉन्ट्रैक्टेड विद कंपनी बी टू प्रोड्यूस अ लाइन ऑफ कस्टम इक्विपमेंट। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड दैट कंपनी बी वाज एन एक्सक्लूसिव प्रोड्यूसर। However, company B broke the contract and started producing the same equipment for company C. As a result, company A lost significant market share and profit। बिल्कुल, under what circumstances is company A entitled to compensatory damages for the contract breach of contract by the company B। बेटा कंपनी बी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जिसकी वजह से अब कंपनी बी सीधा सी के साथ डीलिंग कर रही है और इसकी वजह से ए को भारी नुकसान हो रहा है। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स कौन से सिचुएशंस में या कौन से सर्कमस्टांस में कंपनी ए एंटाइटल्ड है कॉम्पनसेटरी डैमेजेस फॉर द ब्रीच जो कि कंपनी नंबर ए बी ने किया है ए के अगेंस्ट। इट सेज company A can claim compensatory damage if they can prove that company B had made a significant profit by producing it for the company C। क्या ये ग्राउंड होगा? company A can claim compensatory damage if they can prove that their loss even if it is difficult to measure accurately। कि भले ही हमारा डैमेज एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहे हैं, स्टिल हमें लॉस हुआ है और ये होता है कॉम्पनसेटरी डैमेज। अभी डेफिनेशन में यही पॉइंट हम पढ़ के आए हैं। ऑप्शन नंबर सी ये बोल रहा है कंपनी ए कैन क्लेम कॉम्पनसेटरी डैमेज इफ दे कैन प्रूव दैट कंपनी बी इंटेंशनली ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। इंटेंशन इज नॉट द मैटर ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। company A can claim compensatory damage only if they can establish the exact amount of loss suffered। नहीं बेटा, अगर exact amount of loss suffered नहीं भी बता पाओगे तो क्या आप compensatory damages नहीं ले पाओगे? बिल्कुल ले पाएंगे। So option number B is correct। Next question, John, a renowned artist, enter into a contract with the gallery XYZ for an exclusive display of his artwork। The contract term prohibited gallery XYZ from displaying any replica of John's work।
जॉन ने कॉन्ट्रैक्ट किया XYZ के साथ, जहां पे उसके क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है उसके आर्ट वर्क को। एट द सेम टाइम ये भी बोला XYZ को कि किसी जॉन के कोई रेप्लिका के वर्क को या कोई ऐसा वर्क जो रेप्लिका है उसको आप प्रेजेंट नहीं करेंगे। डिस्पाइट दिस गैलरी XYZ स्टार्टेड एग्जिबिटिंग रेप्लिकास ऑफ जॉन्स आर्ट वर्क सोर्स्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी, earning substantial profit. In this situation, under what circumstance can John seek restitutory damages from XYZ company? From XYZ for the breach of contract. अब इन्होंने क्या बोला, कौन सा डैमेज क्लेम कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम? रेस्टिट्यूटरी डैमेजेस। रेस्टिट्यूटरी मतलब जो प्रॉफिट हुए हैं वो जॉन को दीजिए। John can seek restitutory damage if he can prove that XYZ made substantial profit from the artwork. बिल्कुल, अगर प्रॉफिट हुआ है XYZ कंपनी को तो जॉन बोल सकता है उसको रेस्टिट्यूट कीजिए जो सब्सटैंशियल प्रॉफिट आपको हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, जॉन कैन सीक रेस्टिट्यूटरी डैमेज ओनली इफ ही कैन क्वांटिफाई द एग्जैक्ट लॉस। बेटा कोई जरूरी नहीं है एग्जैक्ट लॉस को क्वांटिफाई करना। John can seek restitutory damage if he can prove that the breach of XYZ was intention. Intention does not matter in law of contract. John can seek restitutory damage if he can prove that the breach by gallery XYZ was caused due to negligence. Negligence नहीं था बेटा, ये तो इन्होंने फुल माइंड के साथ या मैं कहूं विद प्रॉपर ड्यू केयर इन्होंने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है और जानबूझ के यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स, उस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में ब्रीच करके वहां पे जॉन के आर्ट वर्क की रेप्लिका प्रोवाइड की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Next question. Erica, a software developer and tech corp, a tech company, have a contract where Erica and a tech corporation, ठीक है, इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है where Erica is to develop a unique software application exclusively for tech corporation. However, tech corporation breaches the contract by illegally acquiring and using similar software from another developers. टेक कॉर्प ने क्या किया बेटा, किसी और से ये सॉफ्टवेयर लिए और उनको डेवलप किया। इट्स हार्ड टू प्रिसाइसली क्वांटिफाई एरिकाज लॉस फ्रॉम दिस ब्रीच। अब ये जो ब्रीच किया है इस कंपनी ने, इससे हम एरिका को एग्जैक्टली कितना लॉस हुआ है ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। व्हाई माइट एरिका फेस डिफिकल्टीज इन सीकिंग कॉम्पनसेटरी डैमेजेस फ्रॉम टेक कॉर्प ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एरिका को यहाँ पे डिफिकल्टी क्यों होगी वो पर्टिकुलर damages ascertain करने में? Erica can't accurately estimate the exact profit that the tech corp has made. Erica can't determine the number of the customers that tech corp reached using the software. Erica is unable to compute a reliable assessment of the loss she had suffered due to breach, and so for that reason वो ये damages claim नहीं कर सकती। किसी और से सॉफ्टवेयर ले लेना, इसकी वजह से एरिका को कितना नुकसान हुआ, क्या वो कंप्यूट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। उनको कितना एग्जैक्ट प्रॉफिट हुआ, ये तो किससे, उनके जितने भी लोगों ने सॉफ्टवेयर को यूज किया वो तो एग्जैक्ट प्रॉफिट्स हम लोग पता कर पाएंगे, लेकिन उसका डैमेज किस पे डिपेंड करता है? उसका डैमेज डिपेंड करता है कि उसको कितना लॉस हुआ है, उसको कितना लॉस हुआ है कॉम्पनसेटरी डैमेज में, आपको कितना लॉस हुआ है वो कॉम्पनसेट करता है डिफेंडेंट। तो आपको लॉस एस्टिमेट करके बताना, और वो यहाँ पे लॉस एस्टिमेट करके नहीं बता पाएगी, इसलिए वो क्या नहीं हो पाएगी स्टूडेंट्स, कॉम्पनसेटरी डैमेज के लिए यहाँ पे एंटाइटलमेंट नहीं रखेगी। Erica cannot identify other software developers who could have been involved in the breach. ये तो logically incorrect है, so option number C is correct. Next question, question number 4. Digital Corp and IntelliCorp enter into a licensing agreement that allows Digital Corp to use a patented encryption algorithm developed by IntelliCorp. However, Digital Corp breaches the agreement and start licensing the algorithm to the third party companies. The exact loss, अब देखो क्या किया इन्होंने, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया और डिजिटल कॉर्प को अलाउ किया पेटेंटेड इंक्रिप्शन एल्गोरिथम जो कि इंटेलीकॉर्प ने बनाया था, लेकिन डिजिटल कॉर्प ने क्या करा, एग्रीमेंट को ब्रीच कर दिया और वो एल्गोरिथम को क्या करना शुरू कर दिया, थर्ड पार्टी को लाइसेंस करना शुरू कर दिया। द एग्जैक्ट लॉस सफर्ड बाय द इंटेलीकॉर्प ड्यू टू दिस ब्रीच इज डिफिकल्ट टू असर्टन। अब वो ये डैमेज असर्टन नहीं कर पा रहे कितना हुआ। इन दिस केस व्हाट माइट इंटेलीकॉर्प resort to seek an account of profit from the digital corp for the breach of contract। बेटा an account of profit word आ चुका है, तो यहाँ पे क्या चीज वो डिमांड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बताओ। In this case, why might IntelliCorp resort to seeking an account of profit from Digital Corp for breach of contract? अब वो account of profits के लिए क्यों जा पा रहे हैं? रीजन सिंपल है ना, रीजन सिंपल है क्योंकि वो यहाँ पे हमारा कॉम्पनसेटरी कॉस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं।
तो इस वजह से वो अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स के लिए जा रहे हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, इंटेलीकॉप suspects that Digital Corp has sold the encryption algorithm to a significant number of third party। बेटा सस्पेक्ट वाली चीज का लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई जगह नहीं है कि वो सस्पेक्ट कर पा रहे कि डिजिटल कॉर्प ने ये चीज सोल्ड आउट कर ली है, इस वजह से वो अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स डिमांड कर रहे हैं। Intellicorp cannot effectively calculate the loss suffered due to the breach of Digital Corp। बेटा डिजिटल कॉर्प को फायदा कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, उसका अनुमान लगाना आसान है, लेकिन लॉस सफर का आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज यू नेवर नो हाउ मच कॉन्ट्रैक्ट और हाउ मच ट्रेडिंग यू कुड हैव डन विद द अदर पार्टीज। ओके, Intellicorp realizes that Digital Corp has become significantly profitable since the breach। ये realizes, that is, ये एकदम hypothetical situations का यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ओके, Intellicorp has evidence of other unlicensed usages of their patented algorithm। अगर ये चीज होती तब तो वो क्लेम कर सकते थे ना, तब तो वो एक्चुअली कॉम्पनसेटरी कॉस्ट क्लेम कर सकते थे, डैमेजेस क्लेम कर सकते थे। यहाँ पे बोल रहा है Intellicorp has evidence of other unlicensed usages of their patented। तो other unlicensed usages की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, हम तो इसकी बात कर रहे हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेलीकॉप रिसोर्ट करेगी अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स के लिए। रीजन बीइंग कि यहाँ पे डिजिटल कॉप को कितना प्रॉफिट हुआ है ये अनुमान लगाया जा सकता है, तो वो उनके प्रॉफिट्स डिमांड कर सकती है, लेकिन कॉम्पनसेटरी कॉस्ट के लिए, कॉम्पनसेटरी डैमेजेस के लिए क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि वो ये नहीं देख सकती कि उनको कितना लॉस हुआ है। बेटा कॉम्पनसेटरी डैमेजेस तब मिलते हैं जब हम ये असर्टन कर पाए कि हमको कितना लॉस हुआ है, और हम अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट कब मानते हैं, जब हम ये पता कर पाते हैं कि डिफेंडेंट को कितना प्रॉफिट हुआ है, एंड डिफेंडेंट को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वो डिमांड करने के लिए आप अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट में जा सकते हो, जब आप प्रॉफिट का असर्टेनमेंट कर सकते हो। लेकिन जब आपको ये नहीं पता कि प्लेंटिफ मुझे खुद को कितना लॉस हुआ है, तो हम कॉम्पनसेटरी कॉस्ट के लिए या कॉम्पनसेटरी डैमेज के लिए नहीं जा पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, ब्रिलियंट माइंड्स एंड futuristic tech limited enter into a contract where brilliant minds provides a highly valuable predictive algorithm to futuristic tech। However, futuristic tech breaches the contract by using the algorithm in different sectors than agreed upon, generating a significant profit। तो फ्यूरिस्टिक ने यहाँ पे क्या कर लिया स्टूडेंट्स, ब्रीच कर लिया, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट भी हो गया, प्रॉफिट असर्टन कर सकते हैं। द एग्जैक्ट लॉस फॉर द ब्रिलियंट माइंड्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो जब लॉस को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते तो कॉम्पनसेटरी डैमेज नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, हाउ माइट द कोर्ट डिटरमाइन द डैमेजेस ओड टू ब्रिलियंट माइंड्स बाय फ्यूरिस्टिक टेक फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये बताओ। अब यहाँ पे जो डैमेज जो है, ये कौन सा डैमेज दे सकते हैं हम, जो डैमेज है वो कौन सा दे सकते हैं, ब्रिलियंट माइंड्स को। द कोर्ट माइट एनालाइज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द फ्यूरिस्टिक ओवर द ईयर्स नहीं, वो उस पर्टिकुलर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही हमको देखना, ओवर द ईयर्स नहीं। द कोर्ट माइट ऑर्डर फ्यूरिस्टिक टेक to share the additional profit generated from the breach with the brilliant minds। why accounts of profit यहाँ पे असर्टन कर पा रहे, बट लॉस हम असर्टन नहीं कर पा रहे। क्लियर कट यहाँ पे दे रखा है, द एग्जैक्ट लॉस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, मतलब हम लोग कॉम्पनसेटरी कॉस्ट के लिए या कॉम्पनसेटरी डैमेज के लिए नहीं जाएंगे। द कोर्ट माइट कंपेयर द फाइनेंशियल पोजिशन कंपेयर करके स्टूडेंट्स हम यहाँ डैमेजेस देंगे नहीं, क्योंकि दोनों कंपनीज की फाइनेंशियल कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमें तो उस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दोनों की लायबिलिटीज डिसाइड करनी है। द कोर्ट माइट आस्क फ्यूरिस्टिक टेक टू पे फिक्स्ड फाइन बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टीज। बेटा स्टैंडर्ड ब्रीच यहाँ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमारा स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जो पूरी पब्लिक के लिए सेम होते हैं। जैसे टिकट मिलता है हमको, रेलवे टिकट मिलता है, तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर द गाइडलाइंस जो पूरी जनता पे समान रूप से क्या होता है, अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे इन दो पर्टिकुलर लोगों के बीच एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि जनरल पब्लिक पर अप्लाई नहीं होता है, सबके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं है। तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर आप स्टैंडर्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली पेनल्टीज भी इंपोज नहीं कर सकते। सो राइट आंसर इज बी। क्लियर है? चलो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज। अब अगला पैसेज क्या कहता है ये देखना है हमको। चलो नेक्स्ट पैसेज, द डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज इन लॉ ऑफ थॉट्स लॉ डील विद द एक्सटेंट ऑफ डैमेज। बेटा रिमोटनेस का मतलब क्या होता है, वो हद
वो दूरी जो कि डिफेंडेंट देख सकता था जब उसने डैमेज कॉज किया। कई बार हो सकता है रिमोटनेस ऑफ द डैमेज इज विद इन द नॉलेज और इट माइट नॉट बी विद इन द नॉलेज ऑफ द डिफेंडेंट, डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग डैमेजेस इंपोज करते हैं। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ डैमेजेस दैट अ डिफेंडेंट कैन बी हेल्ड लायबल फॉर इन अ सिविल केसेस इन्वॉल्विंग टॉर्ट और सिविल लॉ, इट लिमिट्स द डैमेजेस to only those losses that have sufficiently proximate causal link to the wrongful act to the defendant. The origin of the remoteness of as a limiting principle can be traced back to the seminal English case of हेडले वर्सेस बिग्जैंडल। हेडले वर्सेस बिग्जैंडल में हम लोग क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके स्टूडेंट्स, जहां पे अगर आपने वो जो रिमोट डैमेजेस हैं डिफेंडेंट को, जहां पे उन्होंने कैरियर को ये इन्फॉर्म नहीं किया है, तो आप स्पेशल डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हैं। दिस केस लेड डाउन फोर्सिबिलिटी टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द लॉस वाज टू रिमोट। अगर बहुत रिमोट है तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। अगर नोन है एंड सिचुएशन ऐसी है कि वो उसको असेस कर पा रहे थे डैमेज को, तो आपके डिफेंडेंट को डैमेज पे करना पड़ेगा। Under this test, a defendant is liable only for the losses that were reasonably foreseeable as a probable consequences of his act at the time when the act was committed. तो इस टेस्ट में क्या होता है, डिफेंडेंट उन लॉसेस के लिए लाइबल है जो कि रीजनेबली फोर्सिएबल है। रीजनेबली फोर्सिएबल मतलब आप दूरदर्शी थे, इतना देख पा रहे थे उस पर्टिकुलर लॉस को पहले से, तो आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। एनी डैमेज बियॉन्ड दिस इज कंसिडर्ड टू रिमोट। उसके परे, उसके बाद अगर कोई भी डैमेज है जो हम देख नहीं पा रहे थे, अनफोर्सिबल डैमेज था, तो हमें वो पे करने की जरूरत नहीं है, डैमेज डिफेंडेंट उसके लिए लायबल नहीं होगा। The forcibility rule has been adopted in India and in other common law countries. Indian courts have relied on the Headley versus Bigzandel in several cases to limit the damages that don't have a proximate causal link to the wrongful act. The aim is to ensure the damages are proportionate and that the defendant is not under crippling liability for losses that were not forcibility. तो remoteness of the या remoteness जो है damages का, वो कॉन्सेप्ट क्यों आया स्टूडेंट्स, इसलिए ताकि हम डिफेंडेंट को किसी भी हद तक किसी भी लॉसेस के लिए क्रिपल ना कर दें, एक हद तक ही उसको लॉस के लिए क्या करें स्टूडेंट्स, लाइबल ठहराए। अब देखो, while remoteness remains an important principle, its application is flexible based on the facts and circumstances. If a particular injury was foreseeable or directly derived from the tort, court can award compensation even for the indirect and remote losses. अगर वो नुकसान डायरेक्ट नुकसान है प्लेंटिफ को, जो भले ही बहुत रिमोट है या देखा ना जा सकता था, स्टिल लाइबल हो जाएगा। अगर डायरेक्ट है बट इनडायरेक्ट है एंड रिमोट है, डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। However, damages claimed by the plaintiff that are disproportionate to the wrongdoing or have only a weak causative link are restricted. वो damages जो कि प्लेंटिफ के लिए डिसप्रपोर्शनेट है, damages claimed by the plaintiff are disproportionate to the wrongdoing, और जो वीक है वो रेस्ट्रिक्टिव है, वो प्लेंटिफ क्लेम नहीं कर सकता है। A balance need to be struck. Remoteness should be used, not be used to grant inadequate compensation, but also not to impose oppressive liability disproportionate to the wrong cause. भाई जो wrong हुआ है वो किसी और ही वजह से हुआ है, वो हमारे डिफेंडेंट की वजह से तो हुआ ही नहीं है, तो हमारा प्लेंटिफ ये क्लेम नहीं कर सकता है। Courts have to assess each situation and determine whether the test of reasonable foresight and direct consequences is satisfied or not for the loss claim. तो कोर्ट को ये असेस करना पड़ेगा whether जो डैमेज हुआ है वो reasonably foreseeable था या नहीं था। If there is no proximate causal link between the wrong and the loss claimed, the claim can be disallowed as too remote. In conclusion, the doctrine of remoteness serves as an equitable principle to keep damages fair and not burdensome. Its flexible application, along with the other limiting principle like mitigation and contribution, helps apportion liability appropriately in civil cases involving torts. It continues to play a useful role in the modern tort law. Chalo students, moving on to the question. First question is, due to faulty maintenance, there was an electricity failure in Ramesh's apartment building. As a result, Ramesh had to throw a party meant for his client at a hotel instead of at the home. बेटा लाइट चली गई, उसकी वजह से रमेश को जो घर पे पार्टी देना चाह रहा था उसको होटल में देनी पड़ी। The extra cost for the party at the hotel were 50,000 rupees. Ramesh also claimed rupees 5 lakh compensation for the embarrassment suffered due to inability to host the party at the home. As the principle of the remoteness of the damage, is the electricity company liable to pay rupees 5 lakh claimed by the Ramesh for the embarrassment? जो वो embarrassment के लिए 5 लाख रुपए क्लेम कर रहा है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी
फोर्सिएबल कर पा रही थी? wasn't that remote? It was in fact remote, बिल्कुल remote था। तो क्या वो 5 लाख रुपए क्लेम कर सकता है? No, the 5 lakh was too remote. Option number A, yes, the electricity company is liable. No, it is not liable. The liability depends on the nature of Ramesh business. रमेश का business या electricity के बीच में किधर आया? Illogical option. More information is required to determine the liability. नहीं बेटा, information is sufficient. Moving on to next question. A drunk driver hit a truck, causing the truck to crash into small building. ट्रक ड्राइवर था, उसने हिट कर दिया एक स्मॉल बिल्डिंग में, जिसकी वजह से वो स्मॉल बिल्डिंग क्रैश हो चुकी है. The building collapsed as a result, killing 50 people inside it and surrounding area covered by the debris. As per the principle of remoteness of damage, which of the following is most accurate in the terms of drunk driver's liability? बेटा ड्रंक है और एक स्मॉल बिल्डिंग के अंदर क्रैश किया है, तो यहाँ पे वो लाइबल होने ही वाला है ना. बेटा घर के अंदर अगर गाड़ी घुसा दोगे, अब घर के अंदर बिल्डिंग के अंदर तो लोग रहेंगे ना, 50, 500, 200, 500 तो रहेंगे ही रहेंगे, कितने भी हो सकते हैं. बट जितनों की भी डेथ कॉज हुई है वो एक्सपेक्टेड था कि लोग यहाँ मर सकते हैं. कितने मर सकते हैं हो सकता है वो नहीं पता हो, लेकिन लोग मरेंगे बिल्डिंग को क्रैश करते ही, तो जाहिर सी बात है लाइबल रहने वाला है यहाँ पे पर्सन. द ड्राइवर इज लाइबल ओनली फॉर द डैमेज टू द ट्रक, नॉट टू द बिल्डिंग कोलैप्स. गलत है, बिल्डिंग के अंदर घुसे चले जा रहे हो तो इट इज वेरी फोर्सिबल, इट इज नॉट रिमोट. द ड्राइवर इज फुल्ली लाइबल फॉर ऑल 50 डेथ्स कॉज्ड बाय द बिल्डिंग कोलैप्स. बिल्डिंग कोलैप्स की वजह से नहीं हुआ है, वो ट्रक को क्रैश करने की वजह से हुआ है. The driver's liability is limited to the death caused directly by the truck crash. जो ट्रक क्रैश की वजह से बेटा नुकसान हुआ है, सिर्फ उसके वजह से. देखो उसने क्रैश कर दिया, द बिल्डिंग कोलैप्स्ड एज अ रिजल्ट, किलिंग 50 पीपल इनसाइड. बेटा छोटी सी ट्रक थी, causing the truck नहीं, crash into a small building, the building collapsed as a result. ओके ठीक है. तो बेटा यहाँ पे जो लाइबिलिटी होगी ना, उसकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनों के लिए होगी जितने की वजह से, जितनी डेथ कॉज हुई है उसके ट्रक की क्रैश की वजह से. क्योंकि बेटा ट्रक अगर क्रैश हो रही है, बिल्डिंग बड़ी है, तो बिल्डिंग पूरी के पूरी ट्रक क्रैश की वजह से घिर जाए ये कोई अनुमान नहीं है. उसकी गाड़ी की वजह से जिसको जिसको लगी है, सिर्फ वो उसके लिए लाइबल रहने वाला है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3. A factory negligently released toxic waste into the nearby river. ठीक है, अब नियर बाय रिवर में अगर आप कचरा या पानी में कुछ भी ऐसा पदार्थ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करें तो जाहिर सी बात है जीव जंतु पी सकते हैं, एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स को नुकसान होगा अगर वो वाटर कंज्यूम किया तो. दिस रिजल्टेड इन कंटामिनेशन ऑफ द रिवर वाटर एंड पॉइजनिंग ऑफ मेनी फिशेस. द लोकल फिशिंग कम्युनिटी वाज अफेक्टेड फॉर द मंथ्स ड्यू टू द इनएबिलिटी टू कैच फिश फ्रॉम द polluted water or the river. They claim damage of rupees 50 lakh from the factory for the loss of livelihood. Which of the following is the most accurate determination of the factory's liability as per the principle of remoteness of damages? तो हमें यहाँ दो चीजें देखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स. पहली बात, फिशेस का नुकसान हो रहा है वो इतना देख सकते हैं, लेकिन फिशेस का नुकसान होने की वजह से उन फिशरमैन की लाइवलीहुड पे कितना असर पड़ेगा, वो कितना कमा सकते थे, कितनी फिशेस बेच सकते थे, कितनी फिशेस से पैसा कितना कमा सकते थे, इसका अनुमान या इसकी फोर्सिबिलिटी फैक्ट्री नहीं लगा सकती. इतना लगा सकती कि फिशेस को नुकसान हो रहा है, एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है. The factory is liable only for the cost of river cleanup. River cleanup की तो बात ही नहीं करी इन्होंने. The factory is fully liable to pay rupees 50 lakh claimed by the fishermen. नहीं जरूरी है क्या बेटा, अगर मान लो वो फिशेस बेचने से उनको 10 लाख का ही बेनिफिट हो रहा था तो 50 लाख क्यों देगा. The factory is liable only for the foreseeable impact on the fishing activity and not for the farmers. The factory is not liable. The factory is not liable to pay the damages for anything. In fact, liable है, कैसे liable नहीं है. Okay. Question number 4. The servant of the defendant, owing to their negligence, abandoned a horse van on a crowded street. Defendant का एक servant था, ठीक है, servant of the defendant, okay, owing to their negligence, abandoned the horse, एक horse को ऐसे ही छोड़ दिया crowded street पे. Some children pelted stones at the horses, as a result of which horse bolted and started posing a threat to the safety of the people in the street. In order to stop the horse and to rescue them, a policeman suffered the injury himself. Is the defendant liable for the injuries suffered by the policeman while trying to stop the horses?
क्या ये यहाँ पे लाइबल है? जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, आपको पता था कि आपने हॉर्स को ऐसे ही क्राउडेड स्ट्रीट पे छोड़ दिया है, तो स्ट्रीट के बीच में कोई भी लोग आएंगे, सबको लगेगी, कोई बचाने आएगा तो उसको लगेगी, किसी को अगर हॉर्स ने कुचल दिया तो उसके लिए भी लाइबल रहेंगे। तो ये तो फोर्सिएबल था। ये चीज क्या थी स्टूडेंट्स? ये फोर्सिएबल थी क्योंकि उन्होंने नेग्लिजेंस किया है। Option number A, no, the defendant is not liable as the policeman's action were voluntary and not the result of defendant's negligence. Voluntary act था, but क्यों था? क्योंकि defendant ने negligence किया है, तो इनका act voluntary actually नहीं था, ये इसको protect करने के लिए आ रहे थे. Yes, the defendant is liable for the injuries suffered by the policeman as a consequences of servant's negligence. Servant की negligence की वजह से घोड़ा भागा और उसको रोकने के लिए policeman आए. In abandoning the horse van on the crowded sea. तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, बाकी ऑप्शन भी पढ़ते हैं. नो, द डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल एज द चिल्ड्रन पेल्टिंग द स्टोन एट द हॉर्सेस वर द प्राइमरी कॉज ऑफ द इंसिडेंट. नहीं बेटा, जाहिर सी बात है क्राउडेड स्ट्रीट पे किसी को भी लगा सकता है, स्टोन पेल्ट करने की भी जरूरत नहीं है. Yes, the defendant is liable for the injuries, but only if it can be proven that they directly instructed their servant to abandon. तो बेटा इंस्ट्रक्शन सर्वेंट को देना यहाँ पे कोई रीजन नहीं होता है, यहाँ पे सर्वेंट की लाइबिलिटी को डिसाइड करने के लिए. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Next question. Rahul was driving negligently and collided with the motorcycle ridden by Arjun, causing minor injuries to the Arjun. Arjun को क्या हो गई? Minor injuries हो गई. Rahul negligently drive कर रहा था, Arjun की motorcycle में collide हो गया. Due to the injuries, Arjun had to take a leave from work for 2 weeks, resulting in a loss of salary of rupees 20,000. In claim of compensation against Rahul, Arjun also claims rupees 2 lakh for mental trauma resulting from the accident. Which of the following is an accurate principle for as per the remoteness of the damages? बेटा कितना लाइबल होगा? अब मेंटल एगनी के लिए वो रिमोट लाइबल क्यों होगा? क्योंकि मेंटल एगनी बहुत रिमोट है. किसी को एक्सीडेंट होगा तो जो चोट लगी है, चोट लगने की वजह से जो ऑफिस नहीं जा पा रहा है उसके लिए, या गाड़ी को नुकसान हुआ है उसके लिए लाइबल होगा. उसकी वजह से उसको इतना डिस्ट्रेस हुआ कि वो यहाँ पे 2 लाख मांग रहा है. दिस इज नॉट वैलिड, या फिर ये बहुत ही टू रिमोट है. Rahul is liable to pay rupees 20,000 as a mental trauma claim is too remote. Absolutely correct. Rahul is liable for entire 2.2 lakh claimed by the Arjun. नहीं बेटा, क्योंकि वो mental agony, mental trauma is too remote. Rahul's liability depends on the impact of the trauma on lifestyle. Lifestyle यहाँ पे matter नहीं करेगी. Okay. More information is needed. No information is needed. Option number A is correct. क्लियर है? मूविंग ऑन टू द लास्ट पैसेज फॉर द डे स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ टॉट में अब देखेंगे हमारे पास आखिरी पैसेज क्या था. तो देखो क्या कहता है. It says, tort law encompasses various civil wrongs, providing remedies for individuals who have suffered harm due to the wrongful acts or omissions to others. While tort law seeks to hold individual accountable for their actions, there are certain general defenses available to defendant in order to contest liability. क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ टॉट का ये इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है आपको. It says tort law encompasses various civil wrongs, providing remedies for the individual. Remedies को individuals को remedy provide करता है किसके लिए? For the harm suffered due to the wrongful act. While tort law seeks to hold individual accountable, there are certain general defenses also. जहां हम इंडिविजुअल को लाइबल ठहरा रहे हैं उसके साथ साथ जिसको हम लाइबल ठहराने की कोशिश कर रहे हैं उसके पास जनरल डिफेंसेस भी है. किसके पास होती है? डिफेंडेंट के पास होती है. These defenses provide legal justification for the defendant's conduct, absolving them from the liability. इससे क्या होता है? इससे डिफेंडेंट फ्री हो जाता है और उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है. Understanding the general defenses is crucial to comprehend the nuance of the tort law. Voluntary assumption of the risk. पहला डिफेंस क्या बोला बेटा? पहला बोला voluntary assumption of the risk. This defense asserts that the plaintiff willingly accepted a known risk associated with the activity in which they were engaged. ये डिफेंस क्या बोलता है? ये डिफेंस बोलता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया है. ये बोलता है कि प्लेंटिफ को पहले से इस रिस्क के बारे में पता थी जिस काम में वो इन्वॉल्व हुआ है, जिस काम में वो एंगेज हो रहा है. It implies that the defendant cannot be held liable for the harm suffered by the plaintiff when they were aware of and voluntarily exposed themselves to the potential risk. जब प्लेंटिफ ने खुद उसको अपने आप को रिस्क के लिए ओपन किया है तो आप डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहरा सकते हैं. However, this defense does not absolve defendant from liability if they were engaged in reckless or an intentional misconduct. लेकिन यहाँ पर
अगर प्लेंटिफ को अपनी रिस्क के बारे में, उस काम में इन्वॉल्व रिस्क के बारे में पता होने के बावजूद अगर डिफेंडेंट यहाँ पे नेग्लिजेंस कर देता है, डिफेंडेंट रेकलेस एक्ट कर देता है, तो डिफेंडेंट लायबल होगा और फिर वो ये डिफेंस नहीं ले सकता वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी, अरे प्लेंटिफ न्यू या फिर प्लेंटिफ खुद से एक रॉन्ग डूअर है। ओके चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, डिफेंस कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कि सर यहाँ पे प्लेंटिफ ने भी नेग्लिजेंस किया है, सिर्फ डिफेंडेंट ने नहीं, यहाँ पे प्लेंटिफ ने भी नेग्लिजेंस किया है, ये हमारा डिफेंडेंट बोल सकता है। Under the principle of contributory negligence, if the plaintiff's own negligence contributed to their harm, their damages may be reduced or barred. If it can be demonstrated that the plaintiff failed to exercise reasonable care for their safety and such failure contributed to their injuries, their claim for damages may be effected accordingly. ठीक है, अगर ये चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है कि रीजनेबल केयर नहीं लिया प्लेंटिफ ने खुद ही और खुद ही कंट्रीब्यूट किया है नेग्लिजेंस में, तो यहाँ पे डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। दिस डिफेंस वाज मॉडिफाइड इन मेनी ज्यूरिसडिक्शन to comparative negligence where the plaintiff's damage are reduced in proportion to their own negligence. बेटा आप गाड़ी चला रहे हो, आप अपने रास्ते में चल रहे हो, थोड़ा सा रैश ड्राइव कर रहे हो, लेकिन सामने से प्लेंटिफ भी रॉन्ग साइड से आ रहा है, तो प्लेंटिफ ने कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कर दिया है, ठीक है, और ये डिफेंडेंट। चलो कंसेंट, दूसरा डिफेंस क्या है स्टूडेंट्स, इट इज कंसेंट। The defense of consent asserted, the defense of consent asserts that the plaintiff willingly and knowingly agreed to the defendant's action or the risk associated with the particular activity. कहने का मतलब ये प्लेंटिफ ने खुद कंसेंट किया है उस रिस्क के लिए, तो आपका डिफेंडेंट ये डिफेंस ले सकता है कि प्लेंटिफ को पता था इस रिस्क के बारे में। Consent can be expressed or implied and it can provide a defense against the claim for the trespass, battery or other intentional torts. However, the validity of the consent is subject to certain limitations such as the absence of coercion or fraud. Next defense क्या है students? Next defense है necessity. ये सब अभी हम क्लास में पढ़ के आए हैं। The defense of the necessity arises when the defendant can demonstrate that their actions, which may otherwise be considered as tort, were justified in order to prevent the greater harm or danger. अगर आप necessity का defense ले रहे हो तो defendant को ये prove करना पड़ेगा कि हमने greater harm को protect करने के लिए smaller harm को होने दिया, और ये होता है necessity के defense में। Necessity can be categorized either public or private. Public necessity involves act undertaken for the benefit of general public. Public necessity मतलब public के फायदे के लिए हमने ये necessity का act किया है. While private necessity applies that the action are taken to protect the individual interest. Private means एक particular इकलौते व्यक्ति विशेष के interest के लिए, उसके हित के लिए हमने कोई यहाँ पे defense लिया है. Then अगला defense कौन सा आता है students? Statutory authority. वो रेलवे स्पार्क्स वाला याद आ रहा है, एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था। मतलब in certain cases the defendant may be shielded from the tort liability by virtue of the statutory liability or immunity. वो बोल सकता है कि लॉ मुझे अलाउ करता है ये पर्टिकुलर चीज करने के लिए, मेरे पास स्टैट्यू मुझे ये राइट देता है। Government entities, public officials or entities acting on behalf of the government may enjoy immunity from liabilities for acts performed within their official capacity as long as they are within the scope of the authority. Clear है? चलो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, Gary decides to go skydiving with Sky High Adventure, a well-known adventure sport company. Skydiving के लिए जा रहे हो बेटा, फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं, ठीक है। Before the activity, he signs a waiver knowledge acknowledging the potential risk involved in the skydiving. During the jump, Gary suffers an injury. He then sues Sky Adventure for damages. Which of the following defenses could be most effectively used by Sky High Adventures in response to the Gary's lawsuit? क्या बोलेंगे कि आपने कंसेंट साइन किया, आपको वॉलेंट्री रिस्क पता थी इसमें, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बिकॉज गैरी कॉन्ट्रीब्यूटेड, नहीं बेटा गैरी ने कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो तो स्काई डाइविंग के लिए आया। वॉलेंट्री अजम्पशन ऑफ द रिस्क, गैरी को ये पता थी कि वहां पे रिस्क है, तभी तो उसने एक्नॉलेज किया ना, बिकॉज गैरी वॉज मेड अवेयर एंड विलिंगली एक्सेप्टेड द रिस्क एसोसिएटेड। इसीलिए तो बेटा जब हॉस्पिटल में हम लोग ऑपरेशन करवाने जाते हैं या ऐसा कोई भी एक्टिविटी है, जैसे कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स रियलिटी शोज आते हैं जहाँ पे वो लोग खतरों के साथ खेल रहे हैं, तो वहां पे ये सिग्नेचर करवाया जाता है, कोई भी लॉस होगा वो लोग लाइबल नहीं होने वाले, बिकॉज उन्होंने पहले से आपको रिस्क बता रखी है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। दूसरे ऑप्शन पढ़ते हैं, कंसेंट बिकॉज गैरी कंसेंटेड टू स्काई डाइविंग, ही कंसेंटेड इन दिस लेटर बट उसको रिस्क के बारे में पता था, कंसेंट प्लस रिस्क, तो ऑप्शन नंबर बी अप्रोप्रिएट है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वाली कोई एक्ट नहीं थी बेटा यहाँ पे स्काई डाइविंग की तरफ से। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
Lucy decides to cross a busy road while chatting on her phone. She fails to notice an oncoming vehicle and gets hit. बेटा रोड पर आप फोन से बात करते करते चल रहे हो, तो ये जाहिर सी बात है ना कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे मामले में जब आप गाड़ी सॉरी जब आप रास्ते पर से फोन पे बातें कर रहे हो तो कोई भी गाड़ी आपको यू नो हर्ट करके जा सकती है. So this is contributory negligence. Sustaining injuries. She then sued the driver claiming that he was speeding. In Lucy's lawsuit against the driver, which of the following defense is the most effectively used by the driver? Driver कौन सा use करेगा students? Contributory negligence. Voluntary assumption of the risk. क्या उसको risk के बारे में पता था? बात risk की नहीं है, बात यह है कि आपकी ड्यूटी थी टू टेक केयर, टू बी अवेयर, टू बी कॉशियस while moving on the road. तो रिस्क का मामला नहीं है. कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है बिकॉज ल्यूसी वॉज नेग्लिजेंट इन नॉट पेइंग द अटेंशन व्हाइल क्रॉसिंग द रोड. इसीलिए बेटा जब रोड पे चल रहे होते और हमारी साइड से कोई गलती हो जाती है ना, तो सबसे पहले हमको गाड़ी वाला यही बोलता है, अरे देख के नहीं चल सकते कि आपको पता नहीं कि रोड पे कैसे चलते हैं. सो दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. सी कंसेंट. क्या उसने कंसेंट किया था ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए कि हाँ आप आके मुझे हर्ट कॉज कर दो? नहीं ना बेटा, नहीं किया था. सो ऑप्शन नंबर सी कट हो जाता है. नेसेसिटी बिकॉज द ड्राइवर हैड टू ड्राइव फास्ट. अरे बेटा नेसेसिटी, यहाँ पे नेसेसिटी का ऑप्शन ही नहीं आता कि ड्राइवर को अपने रास्ते पे जल्दी पहुंचना था इसलिए वो नेसेसिटी में आएगा. नहीं. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट लॉजिकली एंड लीगली. ओके. ड्यूरिंग अ चैरिटी boxing match, during a charity boxing match between colleagues John and Alex gets punched hard and sustains a fractured jaw. Later, he decides to sue John for the battery. In Alex's lawsuit against John for battery, which of the following defenses would be most effectively used by John? बेटा एलेक्स पंच कर दिया गया है, जॉन ने एलेक्स को पंच कर दिया गया है ड्यूरिंग चैरिटी बॉक्सिंग मैच. बॉक्सिंग मैच है तो आपको ये पता था ना, आपको तो ये पता है. तो अब मुझे बात बताओ जॉन कौन सा डिफेंस लेगा? जॉन किस चीज का डिफेंस लेगा? जब आप बॉक्सिंग मैच में आ रहे हो तो आपको पता है कि एक पंच आप सामने वाले को मारोगे तो सामने वाला पंच भी आपको मारेगा, और आप इसी पंच को कंसेंट करते कि हाँ भाई तुम भी हमें मार लेना, हम भी तुम्हें मारेंगे पंच. So option number A, consent, because Alex agreed to participate in boxing match. Absolutely correct. Voluntary assumption of the risk, because boxing is a risky sport and Alex knew it. बेटा रिस्क वाला मामला भी ठीक है, बट रिस्क से ज्यादा सबसे पहले उसने कंसेंट की है उस चीज के लिए. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. नेसेसिटी बिकॉज जॉन हैड टू पंच. नेसेसिटी नहीं, नेसेसिटी स्मॉलर हार्म एंड ग्रेटर हार्म में देखना है. कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बिकॉज एलेक्स डिड नॉट डिफेंड हिमसेल्फ वेल. ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. हालांकि बी भी है लेकिन बेटा रिस्क इन्वॉल्व से ज्यादा उसने कंसेंट किया है हर पंच के लिए. बेटा हर पंच के वजह से उसका जॉ लाइन फ्रैक्चर हो गई होगा ये जरूरी नहीं है, या जॉ लाइन ही मतलब जॉ फ्रैक्चर होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार उसको पंच पड़ेगा ये पता है उसको, तो उस चीज के लिए तो उसने कंसेंट किया है. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके. Moving on to question number 4, it says Lisa is a hiker who, while hiking in a private forest reserve, unknowingly caused a small fire by accidentally knocking over a lantern. ठीक है. Noticing the rapidly spreading fire, she chose to cut a swath of tree owned by a forest reserve to create a fire break and prevent the fire from spreading to a nearby town. In a potential lawsuit by Forest Reserve against Lisa for trespass and destruction of the property, which defense would be most appropriate for the Lisa? Lisa कौन है बेटा? हाइकर है ना, माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह करती है. तो अननोइंगली क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक स्मॉल फायर हो गया एक्सीडेंटली, तो उसने पूरा वहां पे आग फैलने के बचाने के लिए उसने एक पेड़ को काट दिया. इसकी वजह से जो आपका फॉरेस्ट रिजर्व है उसने लीसा को स्यू कर दिया, ये कहते हुए कि आपने एक तो हमारे फॉरेस्ट में ट्रेसपास किया और दूसरा आपने हमारी प्रॉपर्टी को दैट इज पेड़ को कैसे काटा. सो बेटा यहाँ पे डिफेंस ले सकती है, बिल्कुल डिफेंस ले सकती है. किसका लेगी? नेसेसिटी का लेगी, बात ही खत्म. वॉलेंट्री अजम्पशन ऑफ रिस्क, क्या यहाँ पे कोई रिस्क थी? रिस्क की बात नहीं है. कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हुआ है बिकॉज फॉरेस्ट रिजर्व डज नॉट हैव प्रॉपर फायर मैनेजमेंट. नहीं, फॉरेस्ट रिजर्व के पास अगर फायर मैनेजमेंट नहीं भी था फिर भी लीसा बचाती है तो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं है. Consent because the forest reserve allowed Lisa to hike the property. No, consent नहीं किया उन्होंने.
नेसेसिटी है, बिकॉज लीसास एक्शन वर टेकन टू प्रिवेंट द ग्रेटर हार्म। तो हार्म दिख रहा है ना, ग्रेटर हार्म, स्मॉलर हार्म। स्मॉलर हार्म कौन सा था? पेड़ को काटना। ग्रेटर हार्म कौन सा था? फायर स्प्रेड को रोकना। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, द सिटी ऑफ कॉल्वर्टन एज अ part of government approved initiative commences construction work on a public park. During the construction, the heavy machinery used causes structural damage to the adjoining properties. देखो क्या है, सिटी ऑफ कॉल्वर्टन है, एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट अप्रूव्ड इनिशिएटिव है, commences a construction work on the public park, statutory authority है। during the construction heavy machinery used we causes structural damage to the adjoining property. The property owners sue the city for the nuisance and trespass. In the lawsuit against the city of Colverton, which defense can the city most effectively use? कौन सी स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफेंस यूज करेंगे? देखो यहाँ पे इनके पास अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट अप्रूव्ड इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड इनिशिएटिव मतलब उनके पास लॉ है, वो लॉ के तहत ये चीज कर रहे हैं, मतलब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में आ रहा है। वॉलंटरी अजम्पशन ऑफ रिस्क, यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व नहीं थी, ना ही कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हुआ है प्रॉपर्टी ओनर्स की साइड से। कंसेंट किया है उन्होंने कि हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान कर दो, नहीं किया है उन्होंने। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है आपकी यहाँ पे ये construction company city, because the city undertook the construction work under the authority of the government approved initiative। तो बेटा जब हम देखते हैं हमारे घर के बाहर रोड बन रही है, जब हमारे यहाँ पे से जेसीबी निकल रही, रोलर चल रहा है, अगर हमारी प्रॉपर्टी को थोड़ा बहुत भी नुकसान हो जाता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट लाइबल नहीं होती है। वाई? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के पावर्स या मैं कहूँ गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के अंडर ये पर्टिकुलर एक्शन या पर्टिकुलर कार्य जो है वो किया जाता है। तो आज हमने मेजरली क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा लॉ ऑफ थॉट्स का मीनिंग क्या होता है एंड इनफैक्ट एक थॉट क्या होता है। इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा कि थॉट के एसेंशियल्स क्या क्या हैं। एक थॉट के लिए दैट इज टू से कि यहाँ पे लीगल राइट होना चाहिए, लीगल डैमेज होना चाहिए, एज वेल एज यहाँ पे आपकी साइड से कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट या फिर ओमिशन भी होना चाहिए। फिर हमने पढ़े स्टूडेंट्स क्या? जनरल डिफेंसेस। जनरल डिफेंसेस सारे अच्छे से याद रखना है। मिस्टेक हो गया, नेसेसिटी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया हो गया, प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर हो चुका है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो गया, प्राइवेट डिफेंसेस हो गया। ये सारे डिफेंसेस आपको अच्छे से याद रखने, क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्टली चीजें आ सकती हैं। तो ये सब कुछ था स्टूडेंट्स आज हमारे पास इस सेशन में। आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेस सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।